Good morning, everybody. I'm Dr. Mukesh Parik, and I'm present with the live class on Dr. Faustus. Kindly show your presence so that we can start the class. And as usual, I always say that I have already uploaded first two scenes of Dr. Faustus on my blog, which you can find on my two websites, www.parik.com and www.englishcosmos.org. So, because it is a text class today, so I request all of you to get access to either two mobiles so that you can see on one mobile your text and you can see me if you really want to see me. Happy Janmashtami to everybody. I forgot that. Happy भगवान कृष्ण की जन्मदिन की आप लोगों को बहुत बहुत बधाई हो। भगवान कृष्ण को महायोगी बोलते हैं और मैंने कल की क्लास में उनके बारे में बताया भी था आपको दैट द वे ही रिप्रेजेंट्स द साइकी ऑफ इंडियन हीरो टुडे. So a very good morning, a warm good morning, and a very happy and prosperous good morning to everybody. I mostly don't respond to your good morning and all because a very duty conscious person I am. I think like if I keep responding to the pleasantries or suppose I get involved in the exchange of the pleasantries, a lot much precious time of my students would be wasted. But today is an occasion. It is Janmashtami, so ये तो बनता है एटलीस्ट हम एक दूसरे को हैप्पी जन्माष्टमी तो कह ही सकते हैं. ठीक है, चलिए यस बोलिए और फटाफट से उस टेक्स्ट पे आ जाइए. पहले तो मुझे लिख के बताइए कि आप लोग ब्लॉग पे आ गए हो क्या. मैंने दो जो सीन्स हैं वो अपलोड कर दिए हैं एंड वी आर गोइंग टू रीड द ट्रेजिकल हिस्ट्री ऑफ डॉक्टर फॉस्टस. बिफोर आई स्टार्ट माई लेक्चर ऑन Dr. Faustus, I must remind you that we have been studying all the university wits, and this particular university wits is, you know, the leader of all these university wits. So it will take a lot much time. This writer, even I would love if you don't feel bored. I'll be touching upon the text almost for coming 3 days. चलो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं. यस बोल के बताइए दैट यू हैव कम टू द टेक्स्ट. अच्छा, व्हाट इज द थीम ऑफ दिस प्ले. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस डिस्कस डॉक्टर फॉस्टस में क्या दिखाने की कोशिश कर रहा है. देखिए, दिस प्ले हैज मल्टी लेवल थीम्स. फॉर एग्जाम्पल, ऑन वन हैंड वी सी दैट द राइटर वॉन्ट्स टू कन्वे अ मैसेज दैट द ब्लैक मैजिक which Dr. Faustus opts ultimately after leaving, you know, theology and medicine, a kind of, law. In the very first scene, we come to know that he does not like all the other branches of study, but he wants something which can give him instant fruition or say instant benefit. तो यहाँ पे आकर के हमें थीम समझ में आती है एंड देन अल्टीमेटली ही सेल्स आउट हिज सोल टू द डेविल और उसके बाद में वो डैम्ड हो जाता है. इन इंग्लिश, इन द क्रिश्चियन टर्म्स, व्हेन वी से डैमनेशन, DAMN, दैट डैम, तो डैमनेशन का मतलब होता है समवन हु लीव्स गॉड एंड गोज टू हेल. ठीक है, अगर कोई हेवन में ना जाकर के और हेल में जा रहा है तो उसको डैमनेशन बोलते हैं. तो इसकी बहुत सारी थीम्स हैं. इसको लोग रेनेसा से जोड़ करके देखते हैं कि रेनेसा ने दो चीजें एक इंसान को दी. एक तो वो हाईली एम्बिशियस लर्निंग होती है. तो आप देखेंगे दैट समवेयर ये थीम्स धीरे धीरे डायलॉग्स में आएंगी. अच्छा, मैं टेक्स्ट पढ़ने में इंटरेस्टेड क्यों रहता हूं हमेशा. आई ऑलवेज आस्क माई स्टूडेंट्स टू गो टू टेक्स्ट बिकॉज टेक्स्ट में से वो क्वेश्चंस पूछते हैं. तो मैं विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल मोमेंट अभी हम सीधे प्रोलोग पे चलते हैं. चलिए पढ़िए प्रोलोग. देखिए, अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट व्हेन डॉक्टर फॉस्टस, जब ये लिखा गया एंड मार्लो चोज फॉर शोइंग
the theme of his play by the introduction of a prologue or say the chorus. तो एक्चुअली ये ग्रीक ड्रामा का एक तरह से इनेक्टमेंट है. जो ग्रीक ड्रामाज होते थे उनमें प्रोलोग और एपिलोग्स हुआ करते थे, तो वो सिंगल कैरेक्टर के द्वारा है. और वैगनर जो उनका, अब ये बात भी बहुत सभी स्टूडेंट्स को पता होनी चाहिए, उसके लिए अलग से आई विल अपलोड सम मटेरियल दैट ये जो डॉक्टर फॉस्टस है उसके 2 टेक्स्ट हुए हैं. लिख लीजिए, पॉइंट बनाइए, दैट डॉक्टर फॉस्टस ड्रामा हैज 2 टेक्स्ट. एक टेक्स्ट तो है इनका 1604 का टेक्स्ट, उसको जाता है, ठीक है. एंड द सेकेंड टेक्स्ट इज कॉल्ड बी टेक्स्ट, जो 1616 में, जो सेकेंड जो बी टेक्स्ट है दैट इज लॉन्गर वन, उसमें मोर देन 600 लाइन्स एक्स्ट्रा हैं, ठीक है. सो ये एक इंपॉर्टेंट बात आपको पता होना चाहिए कि इसके 2 टेक्स्ट हैं. और यू शुड नॉट गो टू द टेक्स्ट बाय योर चॉइस, बिकॉज आई हैव ऑलरेडी अपलोडेड समथिंग विच इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू, कि मैं कहाँ से पढ़ रहा हूँ. बिकॉज it will happen most of the times when we all study from different sources, Dr. Foster's, then there will be a problem in the selection of the lines and omission of the lines. ठीक है. तो इसकी थीम समझ में आ गई कि एक आदमी जो बहुत ज़्यादा हाईली क्वालिफाइड हो जाता है एंड आफ्टर गेटिंग अ लॉट मच एजुकेशन, वो उसको ऐसा महसूस होता है कि मैं छोटी मोटी नॉलेज से क्या करूँगा, मुझे ऐसी नॉलेज चाहिए जिससे मैं हर चीज़ को एनकैश कर सकूँ, दुनिया का राजा बन जाऊँ. और दैट इज़ ओनली पॉसिबल. तो वो लास्ट में नेक्रोमेंसी या ब्लैक मैजिक को चुनता है. और जो ब्लैक मैजिक है, अब ये एक सिंबॉलिक प्ले हो गया, एक तरह से मोरालिटी प्ले हो गया, क्योंकि लेटर ऑन आई इन्फॉर्म यू दैट इन दिस प्ले देयर इज अ पेजेंट ऑफ द 7 डेडली सिंस ऑल्सो, ठीक है. तो इसमें लस्ट का बड़ा रेफरेंस आएगा, एम्बिशन का रेफरेंस आएगा. तो हम लोग ये महसूस करेंगे कि रेनेसांस स्पिरिट क्या होती है. जैसे एवरीथिंग वी वांट टू गेट एनकैश्ड, हमारा मन करता है जब हम लोग रेनेसा में होते हैं. जैसे अर्लियर इन सम ऑफ माय अदर लेक्चर्स आई वाज इन्फॉर्मिंग यू दैट जैसे अभी जो जीवन हम जी रहे हैं इस वक्त, आपको नहीं लगता हम हर वक्त हर चीज़ को कैश कर लेना चाहते हैं. और ये जो मेंटालिटी है, ये वेस्टर्न रेनेसा की मेंटालिटी है जिसने वर्ल्ड को कॉलोनाइज करवा दिया. देखिए, मैं आपको इसको थोड़ा सा, आई वुड लाइक टू एनलाइटन रिगार्डिंग दैट. इफ यू गेट एनलाइटनड, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दिस प्ले प्रॉपरली. हालांकि है ये बहुत ईजी सा प्ले, पर टेक्सचुअल एनालिसिस इसलिए ज़रूरी है क्योंकि वो जो अंदर से क्वेश्चंस पूछते हैं कई बार, सो वी वुड बी एबल टू आंसर. चलिए एक बात बताइए, आपने कभी ऐसे सोचा है कि अगर मेरे पेरेंट्स मेरे लिए बेनिफिशियल नहीं है तो मैं उनको छोड़ देता हूँ. लेकिन आपने अभी नोटिस किया है कि एक केवल परिवार में मदर इज द ओनली फिगर जो ये सोचती है कि अगर मेरा बच्चा कुछ नहीं कर पाया फिर भी कोई बात नहीं, ये मेरा बच्चा है, मैं इसको प्यार करूंगी. आई एम स्टिल इन लव विद माई चाइल्ड बिकॉज इट इज माई चाइल्ड. वो बच्चा मेरा है, ही और शी. इसका मतलब है अनकंडीशनल, दैट बॉन्ड विच नेचर हैज क्रिएटेड. लेकिन ओवर टाइम अभी हमें ऐसा महसूस करवा दिया गया है. एक एग्जांपल देके बताता हूँ, दैट हाउ आवर एजुकेशन सिस्टम एंड पैटर्न हैज क्रिएटेड अ काइंड ऑफ मेंटालिटी इन अस. जैसे हमने किसी बच्चे को कहा कि पेड़ों के लाभ लिखिए. अब बताइए, जब वो पेड़ों के लाभ लिखने की बात करेगा तो वो सोचने लगेगा, यू हैव ऑलरेडी अनकॉन्शियसली, सबकॉन्शियसली यू हैव गिवन टू द चाइल्ड a kind of dichotomy in his mind that if something is beneficial, तो वो बेनिफिट सोचने लगता है. दैट के अच्छा, इस पेड़ से हमें फल मिलता है तो ये पेड़ काम का है. तो आपको मालूम है इस चीज़ ने इट हैज़ क्रिएटेड अ वेरी बैड मेंटालिटी कि अगर कोई पेड़ जिसकी नॉलेज हमें तक नहीं पहुंची कि ये काम का है, उसको हमने काट दिया. एंड एक्सप्लॉयटेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो आ गया. जैसे मान लीजिए, मैंने जब अपना मकान बनाया तो मैंने उसमें बहुत सारी जगह आगे पीछे छोड़ी, कमरे थोड़े स्पेशियस बनाए, खूब लाइट का ध्यान रखा. तो एक मेरा फ्रेंड इंजीनियर आया और उसने मुझे कहा कि तुमने तो बहुत जगह वेस्ट कर दी. तो अब मुझे इतना बुरा लगा कि इसको ये वेस्टेज क्यों लग रहा है, बिकॉज ही वॉज एन इंजीनियर. उसको उसी चीज़ के पैसे मिलते थे कि वो एक छोटे से छोटे स्पेस को भी यूटिलाइज करके अपने कस्टमर को दे दे. तो ये जो मेंटालिटी होती है ना हमारी, कि हम हर चीज़ को
यूटिलिटेरियन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, यूटिलिटेरियन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो जब हम यूटिलिटेरियन पॉइंट ऑफ व्यू से किसी चीज को देखते हैं तो हमारी आदत पड़ जाती है कि हमें बेनिफिट नहीं है। अब अगर बेनिफिट नहीं है तो आपको ऐसा लगेगा कि ये बच्चा कुछ नहीं करता है तो ये पैरासाइट है परिवार में। सो ओवरऑल इन लास्ट 500 years दिस मेंटालिटी हैज इंक्रीज्ड। इसीलिए दादा दादी माँ बाप बूढ़े हो गए, उनको ओल्ड एज होम में भेज दीजिए, बिकॉज वो अब काम के नहीं है, वो हमारे यहाँ कोई काम नहीं करते। एक मेंटालिटी जिसके ऊपर ये प्ले बेस्ड है कि एवरीवेयर व्हेन डॉक्टर फॉस्टर स्पीक्स एनी डायलॉग, तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि वो यूटिलिटेरियन माइंडसेट से बात कर रहा है कि उसे फायदा क्या है, कैन ही एनकैश एवरीथिंग। जिस चीज को वो एनकैश नहीं कर सकता उसको हर चीज बेकार लगती है। तो जैसे आपकी जनरेशन हो गई है जिस तरह से कि ये मान लीजिए टीचर कुछ पढ़ा रहा है और उसने वो चीज नहीं पढ़ाई या एक्स्ट्रा पढ़ा दिया, तो बच्चे मैक्सिमम स्टूडेंट क्लास में बोलेंगे सर ये तो एग्जाम में ही नहीं आएगा, इसको पढ़ाने का क्या फायदा। सो यू नो वी कीप टॉकिंग। Play is based on the major theme of this play is what is the benefit of whatever is around us, and if something is not beneficial तो इसका मतलब है कि let us discard with them। उससे कैसे आपका आध्यात्मिक पतन होता है, that spiritual degeneration, that spiritual decadence। क्या होता है spiritual decadence? That we start feeling that कि कोई हमारे घर आया और हमने ये देखा कि ये आदमी मतलब बात करते वक्त भी इस चीज का ध्यान रखना कि विल दैट पर्सन बी बेनिफिशियल फॉर मी इन द कमिंग टाइम, ऑफ व्हाट बेनिफिट। वी ऑलवेज कीप टॉकिंग अबाउट बेनिफिट्स। सो यू नो आवर मेंटालिटी becomes a kind of mentality where you know we want and cash everything। ये बात मैं बार बार रिवाइज कर रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूं आपको समझाने के लिए। इट मीन्स समवेयर यू डू नॉट रिमेन अ पर्सन ऑफ हेल्दी माइंड, हेल्दी स्पिरिट। क्योंकि आप जो हमारा जन्म होता है वो जन्म तो इसलिए होता है कि हम अपने आप को जाने और इस वर्ल्ड के साथ एक कंपैटिबिलिटी, एक को एग्जिस्टेंस बना के हम चलें। बट डे बाय डे इन लास्ट 500 years यू नो वी हैव बीन टॉट अ काइंड ऑफ यूटिलिटेरियन मेंटालिटी हमारे अंदर स्टफ कर दी गई है। तो ये प्ले उसका एनैक्टमेंट है। तो लेट अस स्टार्ट। पढ़िए जरा पहली लाइन क्या, अगर आप टेक्स्ट के पास हो। इफ यू आर विद द टेक्स्ट देन काइंडली राइट द फर्स्ट 2 words, तो मुझे पता चले दैट यू आर रियली स्टडिंग विद मी। I'm demanding one thing from you, that if you have text right now with you, write down the first 2 words of the chorus. Tell me, what are the first 2 words? I'm waiting. Is there any connectivity problem? If you are with the text, those who are not with the mukeshparik.com, there is a blog. On my blog you can just find there are 2 sections today. I have put scene number 1 means prologue on one page, in one entry, and another is on the another entry. So there are 2 different entries for the text. Otherwise there is no benefit looking at me like this. Tell me the first 2 words if you are with the text. Only then I will start teaching you. As I already declared on the Facebook before starting the class that it is going to be a text analysis. I'm waiting. First answer. Deepika Kumari's answer I have received. That is not marching. That's great. Okay, so I'm reading now. I'm reading from my book. Not marching now in fields of Thrasymene, where Mars did meet the Carthaginians, nor spotting in the dalliance of love in courts of kings where state is overturned, nor in the pomp of proud and audacious deeds intend our muse to vaunt his heavenly words.
So the writer has started by simply, this chorus is the Wagner actually. The single person is the chorus. That is an important question. He says that we great love stories or the great stories of kings who find, it means we are not going to show you the usual stories, and for that the writer has talked about fields of Thrasymene and Carthaginians and dalliance of love. का मतलब होता है कि हम लोग लव के पचड़े में नहीं पड़ रहे हैं, कोर्ट्स ऑफ किंग जो राजाओं के दरबार में. इट मीन्स मार्लो यूज टू कंसिडर दैट इस तरह की ड्रामा दिखाना बेकार होता है. फिर वो कह रहा है आवर intends our muse to vaunt his heavenly verse. Only this gentleman we must perform the form of Faustus' fortune. और फिर वो हमें बताता है कि हम तो आपको फॉस्टस के फॉर्चून को दिखाने जा रहे हैं, गुड और बैड, दैट यू हैव टू डिसाइड कि फॉस्टस का जो भाग्य था वो अच्छा था या बुरा था. टू पेशेंट जजमेंट्स वी अपील आवर प्लॉट. हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप अपने आप जजमेंट करें कि हमने आपको कैसे दिखाया. एंड स्पीक फॉर फॉस्टस इन हिज इन्फेंसी. और आइए हम आपको ले चलते हैं फॉस्टस के बचपने में. नाउ इज ही बॉर्न, इन्फेंसी मतलब बचपना. नाउ इज ही बॉर्न, अभी ये पैदा हुआ है. हिज पेरेंट्स बेस ऑफ स्टॉक. बेस ऑफ स्टॉक का मतलब लिख लीजिए पुअर, गरीब फैमिली में पैदा हुआ था. सो हियर कम्स यू नो द एग्जैक्ट थीम ऑफ रेनेसां. एक आपको एक मॉडर्न ट्रेजेडी का भी कॉन्सेप्ट बता, डिस्कस्ड अबाउट क्रिश्चियन ट्रेजेडी एंड ग्रीक ट्रेजेडी. ठीक है, द डिफरेंस बिटवीन. अभी आपको आप बताइए मुझे कि एरिस्टोटल ने जो पोइटिक्स में लिखा है तो उसने ट्रेजेडी किसके लिए सूटेबल बताई है, बताओ. उसने कहा है कि उसने एक चीज फिक्स कर दी है कि ट्रेजेडी हमेशा हाई आदमी की होती है. ओके, बट हियर वी कम टू नो दैट अल्टीमेटली हमें मालूम है कि जो डॉक्टर फॉस्टस है ही विल बी डैम्ड, लेकिन उसको शुरू में क्या दिखाया है, गरीब परिवार में पैदा होता हुआ. सो दैट इज समथिंग यू नो न्यू विच इज टोटली अवे फ्रॉम द ग्रीक ट्रेजेडी. समझ रहे हो, क्योंकि ग्रीक ट्रेजेडी में प्रोलोग पढ़ रहे हैं. मैंने कहा ना 2 एंट्रीज है भावना, देयर आर 2 एंट्रीज. देख लीजिए, दोनों एंट्रीज में से एक एंट्री में प्रोलोग दे रखा है, जहां प्रोलोग लिखा हुआ है. तो बेस ऑफ स्टॉक दिखाने का मतलब क्या हुआ, बेस मतलब लो, स्टॉक का मतलब होता है खानदान, कि वो गरीब खानदान में पैदा हुआ था. इन जर्मनी विद द टाउन कॉल्ड रोडीज. ये भी आपको क्वेश्चन पूछेंगे, रोडीज नाम के शहर में वो पैदा हुआ. फिर कह रहा है टाउन में, ऑफ राइपर ईयर्स टू विटनबर्ग ही वेंट. और जब वो बड़ा हुआ तो विटनबर्ग में वो चला गया. अच्छा, विटनबर्ग का रेफरेंस लिखे आप. आपको याद है जो हैमलेट है वो भी विटनबर्ग पढ़ने गया था. और ये जो विटनबर्ग का जो मार्टिन लूथर का रेफरेंस आता है, लिखिए लिखते जाइए साथ साथ, दैट व्हाई द राइटर हैज टच्ड वेरी सिंबॉलिकली ही हैज टच्ड अबाउट विटनबर्ग. एक तो इसमें कारण है कि विटनबर्ग वाज द ओनली सीट ऑफ लर्निंग बाय दैट टाइम. दूसरा इंपॉर्टेंट है थीम यहाँ पे क्या है, मार्टिन लूथर भी इसी यूनिवर्सिटी में पढ़ा था. और जो रिलीजियस अथॉरिटीज थी उनको चैलेंज किया एंड ही बिकेम रिफॉर्मेशन. मेरी बात समझ में आ रही होगी, क्योंकि कल मैंने आपको बताया था कि डॉक्टर जो मार्लो है, क्रिस्टोफर मार्लो, ही वाज एन एथिस्ट ऑल्सो. एथिस्ट इन द सेंस के दिस प्ले इज ऑल्सो फेमस फॉर सीन्स विच आर वैगनर नॉट मार्चिंग. या दिस इज द फर्स्ट लाइन. ठीक है, कोशिश कीजिए कि वाई विटनबर्ग हैज बीन गिवन द रेफरेंस ओवर हियर. वेयर इज हिज किन्समैन चीफली ब्रॉट हिम अप. जहां पर उसके रिश्तेदारों ने उसको पाला. किन्समैन का मतलब रिश्तेदार. एज सुन एज ही प्रॉफिट्स इन डिविनिटी. डिविनिटी का मतलब होता है उसने जब थियोलॉजी में अपना रिसर्च पूरा कर लिया. द फ्रूटफुल प्लॉट स्कॉलरिज्म ग्रेस्ड. और ग्रेस्ड का मतलब यहां पे आएगा ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट होना. जब उसका स्कॉलरिज्म यानी स्कूल जब कंप्लीट हो गया, मतलब कॉलेज जब कंप्लीट हो गया, that shortly he was graced with doctor's name. So you should be aware about the term grace. Here grace word is used in the sense that he was awarded the degree. उसको डॉक्टर का नाम मिल गया, मतलब उसको डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी की डिग्री मिल गई. पढ़ते जाइए. एक्सेलिंग ऑल, उसने हर चीज में एक्सेल किया, मीन्स ही वॉज वेरी इंटेलिजेंट. whose sweet delight dispute in heavenly matters of theology. और वो इस के थियोलॉजी मतलब एक बहुत बड़ा पंडित बन गया, वो विद्वान बन गया, जिसमें ही कुड हैव
sit with people, have discussions with other people in the matters of religion. Till swollen with cunning of a self conceit, लेकिन वो अंदर ही अंदर अपने आप को ज्यादा इंपॉर्टेंट मानता था. सेल्फ कंसीट का मतलब क्या होता है? उसको अपने ऊपर प्राइड था. हिज वैक्सन विंग्स डिड माउंट अबव हिज रीच. अब वैक्सन विंग्स को अंडरलाइन तो आप नहीं कर सकते, बेटर यू राइट डाउन वैक्सन विंग्स, लिखिए ताकि मैं आपको समझा सकूं. देयर कम्स द ग्रीक मिथ ऑफ इकैरस एंड डिडालस. लिखिए, यहां पर एक मिथ का रेफरेंस आया है. दे विल आस्क यू दिस क्वेश्चन. इनको ये मिथ ऑफ इकैरस मालूम है? ICARUS, इकैरस. एक ग्रीक माइथोलॉजी में एक कहानी आती है कि इकैरस ने से विंग्स बना करके, क्योंकि वो कहीं कैद थे दोनों बाप बेटे, तो उसने अपने बेटे को विंग्स बनाकर दिए और कहा कि तो इससे यू कैन हैव अ फ्लाइट, लेकिन ज्यादा सूरज तक नहीं जाना है, बहुत ज्यादा ऊंचाई पर जाएगा तो सूरज की गर्मी से ये वैक्स पिघल जाएगा, तो तुझे नीचे नीचे ही उड़ना है. लेकिन वो लड़का जो डिडालस था उसने उसकी बात नहीं मानी और उसने क्या किया, वो थोड़ा और ऊंचाई पर उड़ा और क्या हुआ कि उसके पंख जो है वो मोम के बने हुए थे और वो पिघल गए और वो समुद्र में डूब के मर गया. सो इसका एक रेफरेंस है यहां पे, पढ़िए, दोबारा पढ़िए सब लोग. हिज वैक्सन विंग्स डिड माउंट अबव हिज रीच. उसने अपनी इमेजिनेशन, अपने आर्ट का इस्तेमाल अपनी पहुंच से, ह्यूमन नीड से ज्यादा ऊंचाई तक किया और वो गिर गया. सो दिस इज अ मेटाफोरिकल मैसेज. देयर इज एन अल्यूजन टू द ग्रीक मिथ ऑफ इकैरस एंड हिज सन डिडालस. लिखते जा रहे हैं आप लोग लिखते जा रहे हैं. यस बोलते जाइए दैट यू आर राइटिंग द रेफरेंसेस सो दैट यू दिस टेक्स्ट इजीली. And melting heavens conspired his overthrow. जो बोलने वाला वैगनर है उसने हमें एडवांस में बता दिया है कि इस प्ले में देयर इज गोइंग टू बी अ ट्रेजेडी एंड अ ट्रेजेडी ऑफ हाई एम्बिशंस, अ ट्रेजेडी ऑफ समवन. इसको ऐसे समझाना बहुत जरूरी है आप लोगों को कि पेशेंस इज अ वर्च्यू कहा जाता है क्रिश्चियनिटी में. कई बार हम क्या करते हैं, जैसे होता है ना, जैसे पहले के ज़माने में आपने नोटिस किया होगा कि जब शादी होके नई लड़की ससुराल जाती थी तो हर कुछ महीने बाद उसको वापस अपने पीहर ले आया जाता था. और ऐसे करते करते 2-3 साल तक ये चलता रहता था और धीरे धीरे वो बड़ा एक एडजस्टमेंट हो जाता था फैमिली में. अभी हम देख रहे हैं तलाक बढ़ रहे हैं. द नंबर ऑफ केसेस ऑफ डिवोर्सेज आर इंक्रीजिंग इन ऑलमोस्ट ऑल द कंट्रीज. अगर हम लोग इंटेलेक्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो एक चीज समझ में आती है, अस में भी है. तो आपने नोटिस किया होगा कि कोई भी लड़की है और वो मान लीजिए अरेंज मैरिज है या लव मैरिज है, वो साथ साथ रहने लगते हैं, तो वो दे स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग द नेचर ऑफ ईच अदर, द फैमिली, दे हैव गॉट सेटल्ड विद. कई बार वो तुरंत ही जल्दी में डिसाइड कर लेते हैं और वो तुरंत जो नौबत है वो तलाक तक पहुंच जाती है. इसका क्या मतलब है कि पेशेंस नहीं है वहां पे. पेशेंस के साथ अगर हम उस चीज को महसूस कर, आना जाना करते रहें, धीरे धीरे लोगों को समझते रहें, तो शायद एक जल्दबाजी की वजह से भी हर डिवोर्स केस हमें देखने को मिलता है. तो मैं किसी एक की गलती नहीं मान रहा हूं यहाँ पे, डोंट टेक मी रॉन्ग, बट मैं यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि ये राइटर क्या कहना चाह रहा है. ये एक मोरालिटी प्ले भी है, सो दिस कैन बी अप्लाइड ऑन सो मेनी डिफरेंट थिंग्स. ओके. एंड हिज वैक्सन विंग्स डिड माउंट अबव हिज रीच एंड मेल्टिंग हेवंस कंस्पायर्ड हिज ओवरथ्रो. ऐसा लगता है कि मेल्टिंग हेवंस का मतलब है गॉड ने, हेवंस इज अ रेफरेंस ऑफ गॉड हियर, कंस्पायर्ड हिज ओवरथ्रो. तो ये हल्का सा ग्रीक ट्रेजेडी का टच आ गया कि लगता है कि भगवान ने भी यही चाहा था कि उसको वहां से उठा के फेंक दे. भगवान नहीं चाहते थे कि वो इस तरह से, तो यहां पे भगवान का मतलब नेचर भी हो सकता है, दैट इफ यू वांट टू एक्सप्लॉइट नेचर, तो आप देखिए हर 100 साल बाद जो डिजीज आ रही है, तो इट मीन समवेयर नेचर रीएडजस्ट इटसेल्फ फॉर फॉलिंग टू अ डेविलिश एक्सरसाइज. क्योंकि हमारा जो डॉक्टर फॉस्टस है उसने डेविलिश एक्सरसाइज की. डेविलिश एक्सरसाइज करने का क्या मतलब है, दैट ही वेंट अवे फ्रॉम द नेचुरल कोर्स ऑफ एक्शन एंड ही वांटेड मोर देन नेसेसरी. ठीक है. एंड ग्लटेड मोर विद लर्निंग्स गोल्डन गिफ्ट्स. कितनी खूबसूरत लाइन है. ग्लटेड मोर, ग्लट का मतलब क्या होता है, ठूस
and greedy also. Glutted more with learning's golden gift. Learning की golden gift होती है. जैसे एक डॉक्टर बना, किडनी निकालने का काम स्टार्ट कर दिया. अभी कितनी खबरें आ रही हैं, आपने नोटिस किया होगा. एक डॉक्टर है, उसने जो प्रीनेटल जो होता है ना, जिसको अपन बोलते हैं कि क्या बोलते हैं, मैं नाम भूल गया, ये जो गर्भ के अंदर पता कर लेते हैं पहले से ही कि भाई लड़का है या लड़की है. तो वो जो प्रीनेटल जो डाइसेक्शन तो नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे उसको, डायग्नोसिस, जिससे ये पता लगा लेते हैं कि पेट में लड़का है और लड़की है, और फिर वो उसको अबॉर्ट करा देते हैं चाइल्ड को. तो ये जो फिटिसाइड एक तरह से वो लोग करते हैं. आपको नहीं लगता दे आर डूइंग दिस जस्ट फॉर द सेक ऑफ मनी? या कोई आदमी है और वो खराब सामान को बेच रहा है ये सोच करके कि मुझे तो बेनिफिट हो जाएगा. इट मीन्स इज ग्लटेड मोर विद लर्निंग्स गोल्डन गिफ्ट. लर्निंग के लिए मुझे यहाँ पर आई हैव टू गिव द एग्जाम्पल्स ऑफ दोज पीपल हु आर लर्निंग. फॉर एग्जाम्पल, देयर इज अ टीचर and he is not teaching in the college properly because he feels that students will come to him for tuitions and all. So somewhere, you know, he's using that golden gift of learning, but he's misusing them. So Dr. Faustus, because he was a learned person, somewhere misused his learning. He surfeits upon cursed necromancy. और उसने cursed, इसका प्रोनाउंसिएशन जब हम एडजेक्टिव की तरह करते हैं ना, पास्ट पार्टिसिपल निकालते हैं. सो कर्सेड नेक्रोमेंसी, कि नेक्रोमेंसी जिसको अभी भी बच्चे हिंदू हैं, अगर आपको मालूम हो, हमारे यहाँ पे ज्योतिष को श्राप लगा हुआ है कि ज्योतिष आप करोगे तो आपको बहुत पाठ पूजा करनी पड़ेगी, अदरवाइज यू कैन नॉट टेल द फ्यूचर ऑफ एनीबडी. क्लियर? सो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो नेक्रोमेंसी है दैट इज कर्सेड फ्रॉम गॉड्स और हेवन्स साइड, कि आप अगर नेक्रोमेंसी करते हो तो आपको बेटर रिजल्ट नहीं मिलेंगे एंड यू विल गो टू हेल. नथिंग सो स्वीट एज मैजिक इज टू हिम. लेकिन हमारा जो डॉक्टर फॉस्टस है उसको मैजिक के सिवा ज्यादा पसंद कुछ नहीं है. विच ही प्रेफर्स बिफोर हिज चीफेस्ट ब्लिस. उसका जो चीफेस्ट ब्लिस है, ब्लिस मतलब सबसे ज्यादा आनंद, चीफ जो उसका ब्लिस है उसमें उसको नेक्रोमेंसी में आता है. तो अब आप ये समझ गए होंगे कि यहाँ पे इट्स ऑल सिंबॉलिक, कि एक आदमी की टीचर की नौकरी लगी और उसको मैं आपको एक इंसिडेंट्स बताता हूँ. एक बार क्या हुआ, जब मेरी पीएचडी कंप्लीट हुई थी या चल रही थी और मैं किसी कॉलेज में पढ़ाने जाता था, तो मुझे बहुत कम पैसा, एक कॉलेज से मुझे ऑफर आया कि आप एक इंग्लिश की क्लास लेनी है आपको, एंड दे ऑफर्ड अ वेरी लिटिल अमाउंट. तो मैंने अपने करके कहा कि मुझे बहुत कम पैसा दे रहे हैं और वो एक कॉलेज में उसका मेरा एक्सपीरियंस जुड़ जाएगा. तो मेरे गाइड ने कहा कि अभी पीएचडी ज्वाइन मत करो. चलो, उसके बाद जब मेरी पीएचडी कंप्लीट हुई तो उनका फिर से ऑफर आया, तो पैसा उन्होंने नहीं बढ़ाया, वही पर्टिकुलर लेक्चर का बहुत. तो मैंने फिर पूछा गाइड से, तो मेरी गाइड ने कहा कि जो पैसा दे उसको सिर पे लगा करके अपने पास रखो एक रिम्यूनरेशन के तौर पर, और बहुत मन से वहाँ पढ़ाओ. आप मानोगे नहीं, मैंने उनकी बात नहीं मानी. फर्स्ट टाइम, यू नो, मैंने अपने गुरु की बात नहीं मानी और मैंने उनको वहाँ नहीं गया. और मैंने उनको लास्ट में ये कहा कुछ महीनों बाद कि मैं अफोर्ड नहीं कर सकता इतने कम पैसे में, बिकॉज आई एम अ मैरिड मैन. तो मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ यहाँ पे कि हाउ कैलकुलेटेड वी बिकम. लेकिन बहुत सालों बाद मुझे उनकी वो बात समझ में आई, बिकॉज हैड आई वर्कड देयर पेशेंटली, you know, that particular experience could have been counted, you know, and could have led me towards getting a government job. So I hope you can understand my point, कि somewhere when we don't you know, pay heed to patience, और हमें ऐसा लगता है कि हर चीज का एक एनकैशमेंट ऑन द स्पॉट होना चाहिए. तो ये राइटर यहाँ पे ये बताने की कोशिश कर रहा है कि विच ही प्रेफर्स बिफोर हिज चीफेस्ट ब्लिस. एक टीचर का सबसे बड़ा चीफेस्ट ब्लिस क्या होना चाहिए, कि उसे आनंद आए पढ़ाने में, और फिर उसको क्या मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा है वो सेकेंडरी रहे, तो ये देश कहाँ से कहाँ पहुँच जाए. जस्ट इमेजिन करके देखो एक बार के लिए. और हम सब लोग भी तो जब स्टूडेंट होते तो यही सोचते हैं ना, जब टीचर फीस मांगता है कि देखो इसका दिमाग फीस में लगा हुआ है. लेकिन और हम ऑटोमेटिकली, एक कहावत है हिंदी में कि बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख, कि आप
अपना अच्छे से अच्छा कर रहे हो तो ऑटोमेटिकली आपसे लोग जुड़ते चले जाएंगे. एंड दैट आई लर्न व्हेन आई ओपन माय इंस्टीट्यूट एंड आई फाउंड दैट if I am teaching selflessly and more than necessarily I am teaching, then automatically a good word of mouth spreads and ultimately it gives benefit to all. So this prologue is quite meaningful. अब आ जाइए फर्स्ट सीन पे आ जाइए फटाफट से. की लास्ट लाइन भी पढ़ देता हूं. एंड दिस द मैन दैट इन हिज स्टडी सिट्स. स्टडी का मतलब होता है लाइब्रेरी, और फिर वो एक्शन स्टार्ट होता है कि ये रहा हमारा डॉक्टर फॉस्टर्स, ये अपनी स्टडी में बैठा है. स्टडी का मतलब होता है स्टडी में इट्स ऑलवेज स्टडी. लाइक आई एम राइट नाउ डिलीवरिंग अ लेक्चर सिटिंग इन माय स्टडी. यस बोलते जाइए आप लोग, सो दैट आई कैन फील दैट वी आर रियली कनेक्टेड. नहीं तो पता ही नहीं चलता इंटरनेट कब स्लो हो जाता है. सीन 1 पे आइए. पहली लाइन बोल के बताइए सीन 1 में क्या लिखा हुआ है. टेल मी व्हाट इज रिटन इन सीन 1, ताकि मुझे पता चले यू हैव अराइव्ड देयर. सीन 1 में बताइए क्या लिखा हुआ है, क्योंकि इट्स गोइंग टू बी अ वेरी लॉन्ग सीन. हो सकता है इसको पढ़ने में हमारा पूरा टाइम चला जाए. बताइए सीन 1 में क्या लिखा हुआ है पहली लाइन में. जो लोग अभी जुड़े हैं हमसे वो हमारी वेबसाइट पे चले जाइए mukeshparikh.com या englishcosmos.org. वहां पे साथ साथ में टेक्स्ट पढ़ते रहिए. वहां पे ब्लॉग है, ब्लॉग पे मैंने अपलोड कर दिया है टेक्स्ट. क्या लाइन लिखी हुई है. शुभ्रा लाइन बताओ बेटा. हुमा खान लाइन बताओ. व्हाट इज द फर्स्ट लाइन. व्हाट इज द फर्स्ट लाइन. What is the first line in scene 1? Yes, settled thy studies. चलिए अब मैं स्टार्ट करता हूँ. I'm satisfied that you are on the text. Scene 1, enter Faustus in his study. Faustus अपने स्टडी में एंटर करता है. Faustus बोलता है, settle thy studies, Faustus, and begin to sound the depth of that thou wilt profess. Profess का मतलब होता है मेच्योरिटी आना. सेटल द स्टडीज, अपनी स्टडीज को साइड में रख दे फॉस्टर्स, और बिगिन टू साउंड द डेप्थ. साउंड का मतलब है यहाँ पे नापना, कि नापना स्टार्ट कर कि तेरी जो स्टडीज हैं वो डेप्थ में तुझे क्या देंगी. सो अगेन द वेरी फर्स्ट डायलॉग ऑफ फॉस्टर्स इज वेरी मीनिंगफुल बिकॉज ही इज नाउ वेइंग, ही इज स्केलिंग दैट व्हाट इज अल्टीमेटली इज प्रॉफिटेबल फॉर हिम आउट ऑफ हिज स्टडीज. आप पुरानी फिल्में देखिए कि डॉक्टर बनने के बाद जो हिपोक्रेसी ओथ दिलाई जाती है, उसके बाद पहले के ज़माने के, अभी 40-40 साल पहले के डॉक्टर ये सोचते थे कि हाँ हम गांव में जाकर के सेवा करेंगे. बिकॉज द प्रोफेशन ऑफ डॉक्टर is not to earn money only, but today we have Fortis kind of hospitals, and a kind of revolution has come, and we have entered into the world of microeconomics, where we start talking about everything's encashment. So studies के बारे में भी वो बात कर रहा है कि मुझे मिलेगा क्या. having commenced का मतलब लिखिए यहाँ पे. having commenced का डिक्शनरी एंट्री क्या कहता है, स्टार्ट करना. लेकिन यहाँ पे commenced का मतलब his degree, जिसके लिए मैंने आपको ग्रेस वर्ड भी बताया था. Having commenced be a divine in show. देखने में तो अब तू पढ़ा लिखा आदमी हो गया है, आप डिग्री मिलने के बाद. रहा है कि राइटर ये कहना चाह रहा है कि भाई अब तू एक्सटर्नली तो यू आर अ पर्सन विद योर डिग्री, येट लेवल एट द एंड ऑफ एवरी आर्ट. लेवल, लेकिन हर आर्ट का, हर स्टडी का एक एम होता है. एंड लिव एंड डाई इन एरिस्टोटल्स वर्क्स. तो क्या यही काम है मेरा कि मैं एरिस्टोटल के वर्क्स में ही जिंदा रहूं, एरिस्टोटल के वर्क्स में ही मर जाऊं. सो समवेयर इज क्रिटिसाइजिंग द रेनेसां एजुकेशन सिस्टम आल्सो. स्वीट एनालिटिक्स. एनालिटिक्स एक बुक का नाम है, ऐसे 2 बुक्स हैं, उनके दोनों के नाम एनालिटिक्स हैं एरिस्टोटल की, जिसमें वो लॉजिक की बात करते हैं. आप लोग पॉइंट लिखते जा रहे हो ना. स्वीट एनालिटिक्स टिस दाउ हैस्ट रेविश्ड मी. अब वो ऐसे एड्रेस करके, पर्सोनिफाई करके बोल रहा है. यू एनालिटिक्स बुक यू हैव रेविश्ड मी, तूने मुझे बर्बाद कर दिया है. हाय एनालिटिक्स, तूने मुझे बर्बाद कर दिया. बैने डिज योर एस्ट फिनिश लॉजिसेस. ये लैटिन टर्म्स आएंगी बीच बीच में, मैं इनके आपको मीनिंग बताता जाऊंगा. ठीक है, इसका मतलब निकल रहा है कि उसका अगली लाइन में मीनिंग दे रखा है. अच्छा, कभी कंफ्यूज नहीं होना है.
आप घर पे बैठ के जब इस टेक्स्ट को दोबारा पढ़ोगे तो मोस्ट ऑफ द लैटिन लाइन्स हैव देयर मीनिंग्स इन द नेक्स्ट लाइन्स, तो कुछ अलग से देखने की जरूरत नहीं है। अब ये जो लाइन डिजरेयर ईस्ट फिनिश लॉजिसेस, ये जो लैटिन टर्म है इसका मतलब है इज टू डिस्प्यूट वेल लॉजिक्स चीफेस्ट एंड, कि अगर मैं लॉजिक पढ़ूं और लॉजिक में मुझे ये सिखाया जाता है कि बस हर वक्त आर्ग्यू करते रहो, आर्ग्यू खत्म नहीं होना चाहिए आर्ग्यूमेंट। तो ये वैसे मैंने जब इसकी कमेंट्री पढ़ी थी तो आई रेड अबाउट सर्टेन क्रिटिक्स दैट मार्लो इज रॉन्ग, क्योंकि लॉजिक का जो एक्चुअल एम बताया गया है वो है कि आपका डिस्कशन एंड नहीं होना चाहिए, बट द राइटर हैज ट्रांसलेटेड द डिस्प्यूट एंड। मतलब लॉजिक का क्या मतलब है कि मैंने कोई तर्क दिया, आपने अपनी तरफ आया, एंड यू नो वी कीप कटिंग द लॉजिक्स ऑफ ईच अदर। तो ये राइटर को पसंद नहीं आ रहा है, किसको? डॉक्टर फॉस्टस को। सो इसका मतलब है कि वो जो एंशिएंट लर्निंग है एरिस्टोटल की, ही वांट्स टू लीव इट ऑफ, सिर्फ इसलिए कि ये क्या हुआ कि एक दूसरे की बात ही काटते रहो। अफोर्ड्स दिस आर्ट नो ग्रेटर मिरेकल्स, क्या इसके पास कोई मिरेकल नहीं है? मतलब एनालिटिक्स यानी कि एरिस्टोटल का जो लॉजिक का स्टडी है, इसके पास और कोई मिरेकल नहीं है क्या, कि इसमें हम कुछ और नहीं प्राप्त कर सकते क्या? मतलब यू कैन अंडरस्टैंड दैट एवर इनक्विजिटिव सोल ऑफ डॉक्टर फॉस्टस। एक बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जब हम लोग ये प्ले पढ़ते हैं तो इसमें बहुत सारी एक्स्ट्रा बातें हमें मालूम होनी चाहिए। बहुत ज्यादा एवर इनक्विजिटिव पीपल आर एनवियस, बताइए किसने कहा है? किसी को मालूम है? एवर इनक्विजिटिव पर्सन्स आर एनवियस, ये फ्रांसिस बैकन ने कहा है। अब बैकन तो आपको मालूम है, ही वाज अ थिंकर, ही वाज अ फिलोसोफर, ही वाज अ साइंटिस्ट। तो एंड ही हैड स्टडीड लॉजिक एंड ही वाज द फादर ऑफ एम्पिरिसिज्म इन इंग्लैंड। तो हम समझ सकते हैं कि एरिस्टोटल का जो करने का जो तरीका है, जो लॉजिक वो देता है, आप में से कई लोग, जब आप लोग इंटेलेक्चुअल बनोगे ना, तो जैसे मुझे कभी भी बहस करना पसंद नहीं आता। मुझे कोई कुछ कह देता है, मान लो फेसबुक पे कोई कमेंट लिख दिया, तो मैं उछल करके उसका जवाब नहीं देता मोस्टली, क्योंकि मुझे मालूम है मैं जवाब दूंगा फिर वो कहीं से कोई और जवाब ढूंढ के लाएगा। व्हाई टू एंटर इनटू दिस काइंड ऑफ फ्रूटलेस डिस्प्यूटेशन। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन मार्क लगाया है कि इस स्टडी का कोई बेनिफिट एक दूसरे की बात काटने के। देन रीड नो मोर दाउ हैस्ट अटेन्ड द एंड, फिर तो पढ़ता मत पढ़ो फॉस्टस, क्योंकि तुमने लगता है इसका एंड हासिल कर लिया। एंड क्या है एनालिटिक्स का? कि एक दूसरे की बात काटते रहो। Those who have just joined us, if they really want to join us, go to my website mukeshparikh.com, and there is a blog. On the blog I have uploaded 2 scenes of Dr. Faustus, and I'm reading the scene number 1, line number 10. Okay. Then read no more, thou hast attained the end. A greater subject fitteth Faustus wit. Wit का मतलब है यहाँ पे intellect. कहता है नहीं, डॉक्टर कह रहा है, देखिए इसके अंदर ह्यूब्रिस नजर आएगा आपको। ह्यूब्रिस पता है ना आपको? प्राइड। डॉक्टर फॉस्टस तो कुछ और पढ़ने के लिए बना है। बिड ऑन फेयरवेल। अब ऑन खे मी ऑन का मतलब यहां पे नहीं दे रखा है, वो मैं बता देता हूं, लैटिन में लिख लीजिए। ऑन खे मी ऑन का मतलब है बीइंग एंड नॉट बीइंग। ये फिलॉसफी का मेजर फ्रेज माना जाता है। वही जो शेक्सपियर ने लिखा था हैमलेट में, टू बी और नॉट टू बी। तो शेक्सपियर आपको मालूम है ना, ही न्यू लिटिल ग्रीक एंड लैटिन, तो उसने वहां से कहीं से सुन लिया होगा, तो उसने उसको वहां पे फिट कर दिया, ठीक है। बट एक्चुअल जो फ्रेज है, बिकॉज यूनिवर्सिटी विट्स आर फेमस बिकॉज यूनिवर्सिटी विट्स वर यूनिवर्सिटी एजुकेटेड, सो दे वर प्रॉपरली टॉट इन एंड ग्रीक एंड ऑल. So we will find certain important phrases in these dramas and all. So bid on K me on farewell. मैं being and not being को farewell कहता हूं, मतलब मुझे ये फिलॉसफी नहीं चाहिए। मतलब देखो एक लाइन में उसने एरिस्टोटल की एनालिटिक्स को बाय बाय कहकर एक लाइन में उसने फिलॉसफी को भी बाय बाय कह दिया कि मैं फेयरवेल कहता हूं, फिलॉसफी मेरे काम की नहीं है। गैलेन्स खम। अब गैलेन का नाम कई लोगों को नहीं पता है, गैलेन का को अंडरलाइन करके लिखिए फटाफट से। ये जो मेडिसिन में जो एंशिएंट अथॉरिटी थी ना, जिसके ऊपर सारी मिडाइवल जो आपने डॉक्टर फॉस्ट इसमें प्रोलॉग टू कैंटरबरी टेल्स के अंदर भी जो डॉक्टर ऑफ फिजिक है उसमें भी इसका नाम आता है। तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि गलेन कम
सीइंग, उसके बाद फिर से वो लैटिन नाम ले रहा है कि उबी डेसिनिट फिलोसोफर्स इबी इंसिपिट मेडिकस। तो वो साफ कह रहा है कि अगर मैं गलेन को पढ़ूं, यानी कि मैं ग्रीक और लैटिन मेडिसिन को पढ़ता हूं डिटेल में, तो इसका मतलब तो ये निकल रहा है कि अब इस लाइन का मतलब लिख लीजिए आप, हालांकि वो आगे इसका मीनिंग भी नहीं दे रखा है उन्होंने, इसलिए आपको लिखना ही पड़ेगा कि दे रखा है, शायद दे रखा है उन्होंने, बहुत 4 लाइन आगे दे रखा है कि एंड ऑफ फिलॉसफी, सॉरी एंड ऑफ मेडिसिन लिखो, वेयर द फिलॉसफी लीव्स ऑफ द फिजिशियन बिगिंस। जहां फिलॉसफी खत्म होती है वहां पे फिजिशियन मतलब डॉक्टर स्टार्ट होता है। सो सीइंग उबी डेसेंट, ये जो लाइन लिख रहे हैं ना गलेन के बाद में, इसका मतलब है कि जहां फिलॉसफी डेसेंट मतलब खत्म हो जाती है, उबी इंसिपिट मतलब शुरू होता है मेडिसिन, अर्थात डॉक्टर का काम वहां से शुरू होता है। तो फिलॉसफी को उसने पिछली लाइन में बाय कह दिया कि फिलॉसफी मेरे काम की नहीं है। ठीक है, फिलॉसफी के लिए कौन सा लैटिन टर्म आया? ऑन केमियन। उसके बाद वो आगे बढ़ रहा है, फिजिशियन फॉस्टर्स हीप अप गोल्ड, अ ग्रेट सटायर ऑन डॉक्टर्स। कह रहा है तू तो डॉक्टर बन जा फॉस्टर्स, और ढेर लग। Now what is the hidden satire in that? And I think not hidden, because it's an open secret now, कि हीप अप गोल्ड, कि जो डॉक्टर्स वो इलाज के नाम पर इतना लूटते हैं कि वो ढेर लगा लेते हैं सोने का। एंड बी एटर्नाइज्ड फॉर सम वंडरस क्योर। और डॉक्टर फॉस्टर्स अपने आप से कह रहा है, इट्स अ काइंड ऑफ सॉलिलॉक्वी, कि इतना ज्यादा स्टडी कर ले मेडिसिन को कि एटर्नाइज्ड फॉर सम वंडरस क्योर, कि तू एक ऐसी मेडिसिन निकाल ले, ऐसी मेडिसिन जिससे आप किसी को हमेशा के लिए इमॉर्टल कर सकते हो। एटर्नाइज का मतलब इमॉर्टल। अब देखिए ये एक्सट्रीम चीजें चाहता है कौन? हमारा डॉक्टर फॉस्टर्स। वो हर चीज में एक कमी निकाल रहा है। मेडिसिन में देखिए, सपोज दे आस्क यू इन द एग्जाम दैट यू नो व्हाट लूप हो, मेडिसिन में वो ये कहना चाह रहा है कि मेडिसिन किसी को जिंदा तो नहीं कर सकती मरे हुए को। देखिए आगे पढ़िए, समम बोनम मेडिसिने सैनिटास, ये भी एक इंपॉर्टेंट लाइन है। इसका नीचे उन्होंने ट्रांसलेट किया है खुद ही, द एंड ऑफ फिजिक इज अवर बॉडीज। क्योंकि डॉक्टर का यानी मेडिसिन का जो अंतिम लक्ष्य है वो क्या होता है? हमारी बॉडी। मतलब कि अगर मैं मेडिसिन सीखता हूं तो बॉडी से आगे नहीं जा सकता, इंसान की हेल्थ से आगे नहीं जा सकता। वाई फॉस्टर्स हैस्ट दाउ नॉट अटेन्ड दैट एंड, तुमने अभी तक वो एंड तो, मतलब कि अगर हेल्थ ही एकमात्र सॉल्यूशन है मेडिसिन सीखने का, सो वो काम भी मैंने पूरा नहीं किया, राइटर कह रहा है। वाई फॉस्टर्स हैस्ट दाउ नॉट अटेन्ड दैट एंड, इज नॉट दाई कॉमन टॉक फाउंड एफोरिज्म। पहले तो आप एफोरिज्म का मतलब लिखिए, APHORISM, एफोरिज्म, मॉरल इंस्ट्रक्शंस। एफोरिज्म हमेशा बहुत छोटी छोटी लाइन्स में दिया जाता है, और उनको उसी से ये वर्ड आया है इंग्लिश लैंग्वेज में, एफोरिस्टिक। जैसे हम कहते हैं कि बैकन जो है वो बहुत शॉर्ट में अपनी बात लिखते थे, तो बैकन की राइटिंग स्टाइल को अपन क्या बोलते हैं बताओ? बोलते हैं ना पिथी, लेकॉनिक, एपिग्रामेटिक एंड एफोरिस्टिक, मतलब बहुत कम में अपनी बात को कहना। तो ये कह रहा है कि इज नॉट दाई कॉमन टॉक फाउंड एफोरिज्म, आर नॉट दाई ब्लिस हंग अप एज मॉन्यूमेंट्स whereby whole cities have escaped the plague। और फिर वो हमें नेगेटिव पॉइंट्स बताने की कोशिश कर रहा है। मेडिसिन ने क्या किया? मेडिसिन ने किसी को जिंदा नहीं किया। एंड 1000 desperate maladies been eased, and he's putting a question mark that there are thousands of maladies, मतलब व्याधि, बीमारी, डिजीज, क्या वो खत्म हो गई हैं? इसका मतलब है मेडिसिन इज ऑल्सो नॉट परफॉर्मिंग इट्स जॉब वेल। Yet art thou still but Faustus and a man। और अगर तूने मेडिसिन सीख ली तब भी तो अभी आदमी है। Couldst thou make man to live eternally। तुमने कुछ ऐसा तो नहीं किया मेडिसिन सीख करके कि तुम ऐसा एक एलिक्सिर बना दो जिससे आदमी हमेशा हमेशा के लिए जिंदा रहे, eternally। और being dead raise them to। इस लाइन में एक सटायर है, अगर आप किसी को पता हो कि ये लाइन में कितना बड़ा सटायर कर रहा है। As Marlowe was an atheist, and he had always certain problem with Christianity and all. And in Christianity, there comes the concept of Good Friday, when the resuscitation of Christ, or say the reincarnation. I don't want to use the word reincarnation. I just want to use the word resuscitation.
क्राइस्ट को फिर से जो 40 दिन बाद उनके शरीर में जो जान आई थी, सो द राइटर आ रहा है कि क्या इस मेडिसिन ने इंसान को फिर से जिंदा कर दिया, मरे हुए को? क्राइस्ट जिंदा हुए थे, ऐसा कह भी रहा है साथ में वो, और बीइंग डेड रेज देम टू लाइफ अगेन, देन दिस प्रोफेशन वर टू बी एस्टीम्ड। हाँ, लेकिन क्राइस्ट हुए थे, लेकिन क्राइस्ट को तो वो मानता ही नहीं है। तो इसका मतलब एक तरह से उसने एक दैट काइंड ऑफ लूप होल इन क्रिश्चियनिटी के उसके बारे में इसने बात की है कि मेडिसिन जो है वो अपना काम ढंग से नहीं कर रही है। देन आगे पढ़िए वो क्या लिख रहा है, और बीइंग डेड रेज देम टू लाइफ अगेन, देन दिस प्रोफेशन वर टू बी एस्टीम्ड। फिजिक फेयरवेल, इसका मतलब मैंने बताया था एफोरिज्म का मतलब होता है शॉर्ट में अपनी बात कहना, लेकिन यहां पे मीनिंग निकलेगा मॉरल इंस्ट्रक्शंस। मॉरल इंस्ट्रक्शंस, किसी को नैतिक बातें कहना, छोटे छोटे सूत्र वाक्य। फिजिक फेयरवेल, वेयर इज जस्टिनियन? अब लिखिए जस्टिनियन का मतलब लिखिए फटाफट से। जस्टिनियन का मतलब भी आपको पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक रोमन एम्परर हुए थे जो हु हैड एन अथॉरिटी ऑन लॉ। अथॉरिटी ऑन लॉ, तो जितने भी वेस्टर्न कंट्रीज में रेनेसां के बाद में ये जो लॉज से रिलेटेड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और कानून जो बनते हैं, जैसे अभी आप देखिए हमारे यहाँ जो कानून की बुक है, आपको पता ना इंडियन पीनल कोड जो बोलते हैं वो अंग्रेजों ने दिया है हमें, एंड अभी हम उसमें लगातार चेंज करते जा रहे हैं, ठीक है। हमारे यहाँ पे कानून अलग हुआ करता था, जब इस्लाम से भी पहले हमारे क्या कानून हुआ करते होंगे, जस्ट सोच के देखो कौन कौन से ऐसे ग्रंथ थे जिनके कानून हमारे ऊपर लागू थे। सो हर देश का एक कानून होता है और किसी अटैक के बाद वो चेंज होता है। तो जस्टिनियन का नाम जो है दैट इज रिलेटेड टू द बुक ऑफ लॉ। यहां पे डॉक्टर फॉस्टर्स बात कर रहे हैं कि वेयर इज जस्टिनियन, जस्टिनियन कहां है। फिर उसके बाद में फिर से वो लैटिन टर्म्स आती हैं, और उन लैटिन क्या यही काम है लॉ का, और वो आगे बता रहा है कि अ प्रेटी केस ऑफ पैल्ट्री लेगेसीज, कि ये जो लैटिन टर्म्स लिखी हुई हैं जस्टिनियन के बाद में, उनका मतलब है इफ समथिंग इज बिक्वीथ टू टू पर्संस, वन शैल हैव द थिंग इटसेल्फ, द अदर समथिंग ऑफ द इक्वल वैल्यू। ये कोई बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए, लेकिन वो जो लैटिन में कानून लिखे होते हैं, जैसे अभी हमारे यहाँ पे उर्दू में लिखा होता है ना कि मस्तराम वल्द खस्तराम, वल्द करके लिखा होता है ना, आपने नोटिस किया होगा। ये जो वल्द ये आया है, आपको पता होना चाहिए, फारसी का वर्ड है। तो इससे पता चलता है कि राइटर यहाँ पे मजाक उड़ा रहा है कि लॉज में जो टेक्निकल लैंग्वेज लिखी होती है, इज मेकिंग फन ऑफ द जार्गन। ये जो टेक्निकल लैंग्वेज होती है उसको जार्गन बोला जाता है। तो वो कह रहा है कि ये क्या स्टडी हुई अगर मैं लॉ पढ़ूं तो, कि जिसमें मैं प्रिटी केस ऑफ पैल्ट्री लेगेसीज। अब ये देखिए बहुत गहरी बात कर रहा है। पैल्ट्री का मतलब क्या होता है? ऑफ लो वैल्यू। वो कह रहा है कि एक बाप अपने बेटे के लिए जायदाद छोड़ जाए और मैं उन जायदाद के हिस्से बंटवाता रहूं, कानून लगाता रहूं वहां पे, ये मेरा काम है क्या? इसका मतलब इज लुकिंग डाउन अपॉन लॉ, द स्टडी ऑफ लॉ ऑल्सो। फिर वो आगे लिखता है, फिर से एक लैटिन टर्म आ जाती है, सच इज द सब्जेक्ट ऑफ द इंस्टीट्यूट एंड यूनिवर्सल बॉडी ऑफ द लॉ। ड्रज, मर्सिनरी का मतलब होता है पैसे के लिए काम करने वाला, एंड ये पैराडॉक्स है इसमें, एंड ड्रज का मतलब होता है घटिया काम, नौकरों का काम। तो कह रहा है कि ये तो किसी छोटे मोटे क्लर्क का काम है, मैं ऐसे काम करने के लिए पैदा नहीं हुआ हूं। सो अगेन दैट वॉल्टिंग एम्बिशन एंड हिब्रिस दैट ही कंसीडर्स हिमसेल्फ, इसको आपको समझाना पड़ेगा मुझको। एक बात बताइए मैं कल आपको बता रहा था कि जैसे अभी इन दिनों कोविड-19 की वजह से आपने देखा होगा कि प्राइवेट ट्यूटर्स जो हैं या जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने वाले लोगों की हालत बहुत खराब है, लेकिन उन्होंने एक ह्यूब्रिस ओढ़ रखा है अपने ऊपर, एक स्यूडो, एक घमंड कि मैं छोटा काम नहीं कर सकता। मैंने अपने शहर जयपुर में एक दुकान देखी है सुनार की, तो 3 मंजिला दुकान के जस्ट नीचे इतने बड़े सुनार ने ग्रोसरी स्टोर खोल दिया। 2 दिन के अंदर अंदर उसने आगे सब्जी की कम वो लगा दिया, क्या बोलते हैं, काउंटर, और साइड में थोड़ी सी दवाइयां और सैनिटाइजर, और अंदर उसके राशन का सामान का वो लगा दिया। तो मैंने देखा कि उसने तुरंत अपने आप को चेंज किया। उसने ये नहीं देखा कि लोग मुझे क्या कहेंगे। आपने नोटिस किया होगा कि हम एक झूठा एक देते हैं कि नहीं हम सब्जी का ठेला नहीं लगा सकते, तो एक प्राइड है हमारे अंदर, फिर आत्महत्या भी कर लेते हैं। कई लोग कर रहे हैं
कि नहीं नहीं अब हम वहां तक पहुंच गए हैं तो हम इससे छोटा काम क्यों करेंगे, हम नहीं कर सकते। इसका मतलब है कि सर्वाइवल इंस्टिंक्ट कम है और एक वर्ल्डली प्राइड ओढ़ रखा है कि हम ये कर सकते हैं और ये नहीं कर सकते। जैसा भी आपको समय आए उसके अकॉर्डिंग इफ यू कैन चेंज योर सेल्फ, इट मीन्स यू हैव सर्वाइवल इंस्टिंक्ट एंड यू कैन लिव द लाइफ विच इज मोर ब्यूटिफुल देन द अदर थिंग्स। तो यहां पे वो ऐसे कह रहा है, ये तो किसी छोटे आदमी का काम है जो पैसे के लिए काम करेगा, जबकि आपको मालूम है कि ही हिमसेल्फ वांट्स टू अर्न मनी और कहीं ना कहीं उसको सिर्फ पैसा चाहिए। तो अगर पैसा को पता है कि एक लड़की उसे बहुत पैसा चाहिए तो देन शी कैन ऑप्ट प्रोस्टिट्यूशन। एक लड़के को बहुत सारा पैसा चाहिए देन वो कोई ब्लैक का काम करने लग जाता है। ये क्या है, अंडरवर्ल्ड जो है वो किस वजह से है? जस्ट बिकॉज पीपल वांट मनी। ओके, तो ये उनके ऊपर भी एक तरह का सटायर है। और पैराडॉक्स क्यों हुआ? क्योंकि डॉक्टर फॉस्टर्स जिस चीज के लिए खुद मर रहा है वो उसी चीज को कह रहा है कि नहीं नहीं वो तो पैसे के लिए काम कर रहा है, मैं पैसे के लिए काम थोड़ी ना करूंगा। मर्सनरी ड्रज who aims at nothing but external trash। अब खुद भी तो एक्सटर्नल ट्रैश का मतलब रद्दी, समथिंग ऑफ लो वैल्यू, कहता है वो एक्सटर्नल ट्रैश के लिए काम करते हैं। टू सर्वाइल एंड इलिबरल फॉर मी, मेरे लिए तो ये काम जो है वो बहुत ज्यादा सर्वाइल हो जाएगा। सर्वाइल का मतलब समथिंग ऑफ रिलेटेड टू सर्वेंट एंड इलिबरल ऑफ मी, और मेरे लिए ऐसा माना जाएगा कि ये किसी काम का नहीं, इलिबरल ऑफ मी। व्हेन ऑल इज डन डिविनिटी इज बेस्ट। अब वो सारी चीजें छोड़ देता है, कहता है डिविनिटी करता हूं मैं तो। डिविनिटी मतलब थियोलॉजी की स्टडी। कहता है जेरोम्स बाइबल। बताइए जरा जेरोम्स बाइबल का नाम क्या है? इट्स अ क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू। व्हाट इज द नेम ऑफ जेरोम्स बाइबल? इफ यू रिमेंबर, आई हैड ऑलरेडी डिलीवर्ड अ लेक्चर ऑन दिस थियोलॉजी एंड द ट्रांसलेशन ऑफ बाइबल एंड ऑल। हाउ मेनी ऑफ यू आर अवेयर अबाउट जेरोम्स बाइबल? मालूम है तो जल्दी से जवाब दो, अदरवाइज आई आंसर दिस क्वेश्चन। वलगेट को बोलते हैं। जेरोम, सेंट जेरोम ने जो हिब्रू और ग्रीक से जो ट्रांसलेट किया था बाइबल का, उसको अपन वलगेट बोलते हैं। ठीक है, तो वो वलगेट जस्ट व्यू इट वेल, इस बाइबल को अच्छी तरह से जानता है। ठीक है, और उसके बाद जो लैटिन लाइन आ रही है उसका ट्रांसलेशन वो आगे कर रखा है उन्होंने, कह रहा है डेथ दैट इज हार्ड। नाउ इज मेकिंग फन ऑफ दिस क्रिश्चियनिटी दैट, क्योंकि क्रिश्चियनिटी का मेन क्या है कि आपने एडम और इव ने जो पैराडाइज में सिन किया है उसका रिवॉर्ड उनको डेथ मिला। तो वो ही इज मेकिंग फन ऑफ दैट कि ये थियोलॉजी पढ़ के मैं क्या करूंगा। एम आई गोइंग टू टीच बीइंग अ प्रीस्ट, आई एम टीचिंग टू द मासेस द रिवॉर्ड ऑफ सिन इज डेथ दैट इज हार्ड। फिर वो कह रहा है ये बड़ा कठिन है समझाना लोगों को। फिर वो एक लैटिन टर्म्स आती है, लैटिन टर्म आती है और उस लैटिन टर्म का आगे उसने ट्रांसलेशन दे रखा है। इफ वी से दैट वी हैव नो सिन, अगर हम ये कहते हैं कि हमने पाप नहीं किया, वी डिसीव आवरसेल्व्स, तो हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं। एंड देयर इज नो ट्रूथ इन अस, और फिर हमारे अंदर कोई सच नहीं है, क्योंकि हमने पाप किया, पाप की वजह से हमें डेथ मिली और फिर वो क्राइस्ट पैदा हुए और उनका खून हमने पिया। खून पीने का मतलब समझ रहे हो ना, मास सेरेमनी जो चर्च में होती है संडे के दिन, ट्रांससब्सटेंशिएशन वाली जो सेरेमनी मैंने आपको समझा रखी है। और फिर आप कहते हो कि नाउ वी आर नो सिनर, इसका मतलब है पैराडॉक्सिकल स्टेटमेंट, कहता है कि ये इसका मतलब है। सो इज फन ऑफ द रिलीजियस स्क्रिप्चर्स, जिसमें कहीं ना कहीं आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिसमें चाहे वो कोई भी रिलीजियस बुक हो, वो कहीं ना कहीं सेल्फ आयरॉनिकल होती है, सेल्फ पैराडॉक्सिकल होती है। वी डिसीव आवरसेल्व्स एंड देयर इज नो ट्रूथ इन अस, व्हाई देन बिलाइक वी मस्ट सिन। सिन करें क्यों? एंड सो कॉन्सिक्वेंटली डाई, और अगर सिन करें तो फिर हम मरे क्यों? इसका मतलब इज मेकिंग he's putting a question that he's actually unable to link sin. He himself does not believe in that. He says, we must die an everlasting death. What doctrine call you this? Chi sara sara, ये क्वेश्चन नेट में आया हुआ है। Chi sara sara, what will be shall be, इसका मतलब है, ये आगे दे रखा है। Chi sara sara का मतलब what will be shall be। ये will be shall be क्या है? देखिए, जब हम लोग मॉडल्स पढ़ते हैं तो शेल का एक खास रेफरेंस आता है कि जो चीज़ें हम रिलीजियस ऑर्डर के तौर पर देते हैं, या जो चीज़ें हम लोग इस तरह से बोलते हैं जिनको चेंज नहीं किया जा सकता, या जो कॉन्स्टिट्यूशनल होती हैं, उनमें हम शेल का इस्तेमाल करते हैं। जैसे द प्रेजिडेंट शेल होल्ड द ऑफिस फॉर 5 years, तो वहाँ पे विल नहीं आएगा, शेल आएगा।
जैसे बाइबल में या गीता में लिखा है कि तू सिर्फ अपना कर्म करेगा, thou shalt do your duty। तो यहाँ पे हम विल नहीं लगाएंगे, शेल लगाएंगे। तो ये जो एक विल है और एक शेल है, इसका क्या मतलब है कि व्हाट विल बी, कि जो होगा, शेल बी, वो होके ही रहेगा, जो वो परमात्मा ने फिक्स कर रखा है। कि जब परमात्मा ने हर चीज फिक्स कर रखी है, तो एक पैराडॉक्स है पूरी बाइबल में, जिसके बारे में इज मेकिंग हिज डाउट्स। देखिए, जब हम लोग पैराडाइज लॉस्ट पढ़ते हैं, तो हम सबको भी कई बार ऐसा महसूस होता है कि जब गॉड ऊपर से देख रहे हैं किससे डिस्टर्ब करने आ रहा है एडम और इव को, तो फिर भगवान उनको क्यों नहीं रोक रहे हैं? तो वो अपनी तरफ से कोई एफर्ट नहीं कर रहे हैं। इससे पता चलता है कि जो रिलीजन या जो रिलीजियस टेक्स्ट होते हैं, उनमें कहाँ एक पैराडॉक्स होता है, राइटर उसकी बात कर रहा है। ठीक है, ये होता है। एक बात का ध्यान, person of Renaissance, like the students of this age, they always put a question mark कि ऐसा करो, ask us a question, why should we do like this? अगर मान लीजिए बड़े कह रहे हैं कि नहीं, आपके पूर्वज ये करते हैं इसलिए आप इसको ऐसा करो, तो they use their own mind and they put a question mark. So we can also say that Renaissance spirit of Dr. Faustus is also a kind of an inquisitive spirit of anybody, inquisitive questioner of anybody who wants to ask a question कि ये काम करें तो क्यों करें। ठीक है, डिविनिटी एड्यू, और ये बोल करके उसने ये रिलीजन में कमी निकाल दी और उसको भी एड्यू समझते हो ना, बाय बाय। वो डिविनिटी का मतलब रिलीजियस स्टडीज को भी बाय बाय कह देता है। दीज मेटाफिजिक्स ऑफ मैजिशियंस, अब वो मेटाफिजिक्स पे आ जाता है। मेटाफिजिक्स का मतलब यहाँ पे फिलॉसफी नहीं है, यहाँ पे बेसिक प्रिंसिपल्स, ये जो इसके होते हैं, यहाँ पे मेटाफिजिक्स का मतलब बेसिक प्रिंसिपल्स हैं मैजिशियंस के। एंड नेक्रोमेंटिक बुक्स आर हेवनली, उसको ये नेक्रोमेंटिक बुक्स हेवनली लग रही है। लाइन्स, सर्कल्स, स्कीम्स, लेटर्स एंड कैरेक्टर्स। आपको पता है ना, जब हम लोग तंत्र विद्या करते हैं, मंत्र, यंत्र, तंत्र, 3 तरह की विद्या होती है। एक होती है मंत्र, जिसको सात्विक बोलते हैं। यंत्र भी होते हैं, जैसे लक्ष्मी यंत्र, श्री यंत्र, आप देखते हो कई जगह लोग पूजा करते हैं। और एक होता है तंत्र, जिसमें ओम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे फट स्वाहा ऐसे करके वो शमशान में एक आदमी तंत्र विद्या अपनी यूज कर रहा है और किसी भूत को बुलाने की कोशिश कर रहा है जो उसके काम करेगा। तो कई तरह के मंडल बनाए जाते हैं, है ना। मंडल एक वर्ड है जो इंग्लिश में भी आ गया है, द सॉलिड मंडला। पैट्रिक वाइट का लिखा हुआ नॉवल है, ऑस्ट्रेलियन लिटरेचर में पढ़ाया जाता है, हमारे नेट में क्वेश्चन भी आया हुआ है। सो लाइन्स, सर्कल्स, स्कीम्स का मतलब पैटर्न्स, लेटर्स, उसमें कई तरह के लेटर लिख लेते हैं, एंड कैरेक्टर्स का मतलब अक्षर। दीज आर दोज दैट फॉस्टर्स मोस्ट डिजायर्स। ये सब चीजें मुझे अट्रैक्ट करती हैं, मुझे इच्छा है कि मैं ये चीजें सीखूं। ओ व्हाट अ वर्ल्ड ऑफ प्रॉफिट एंड डिलाइट। ये कितना प्रॉफिटेबल वर्ल्ड है, ऑफ पावर, ऑफ ऑनर, ऑफ ऑमनीपोटेंस। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन। आप देखिए ना, क्यों एक गांव का लड़का आईएएस बनना चाहेगा? क्यों हम लोगों ने इंग्लिश लिटरेचर चूज किया? द आंसर्स लाइज समवेयर इन अवर चाइल्डहुड, कि हमें वी फाउंड समवेयर पावर विद एसोसिएटेड विद दिस लैंग्वेज। हम उन्हीं चीजों की तरफ जाते हैं जहां पे हमें पावर मिले। वी हैव नॉट बीन टॉट दैट विद्या ददाति विनयम। हमें तो यही सिखाया गया है कि पावरफुल बनो, बिकॉज समवेयर पीपल बाउ डाउन टू यू इफ यू आर powerful, if you are on a right post. That is called colonialism. तो इस प्ले की ये इंपॉर्टेंट चीज है कि मैं इसलिए ये बात समझा रहा हूं क्योंकि अगर मान लीजिए मैं एक टीचर हूं और अपना काम कर रहा हूं, और ठीक है मैं अपने बॉस को बॉस मानूं, मैं इसको आपको उससे भी जोड़ के बता देता हूं, एस्ट्रोलॉजी से, अपनी नॉलेज में, कि एस्ट्रोलॉजी में ऐसे कहा जाता है कि जिसका सूर्य खराब होता है वो आदमी क्या करता है, अपने बॉस का भी कहना नहीं मानता, और इस वजह से उसको वो चीजें हासिल नहीं होती लाइफ में जिसके लिए वो एफर्ट करता है। तो एक ज्योतिष, जिसको कुछ लोग अभी सूडो साइंस ही मानते हैं, बट इट हैज एमनेटेड फ्रॉम फुल फेथ इन दैट इफ प्रॉपर कैलकुलेशन इज डन। तो अगर किसी का सूर्य सही करना है तो उसको आप, चाहे वो बॉस है, पिता है, पिता को सूर्य कहा जाता है, ठीक है, उनके ऑर्डर को माने, और अगर वो लगातार उनके ऑर्डर को मानता है तो कहते हैं कि उसको वो जगह मिल जाती है जिसके लिए वो एफर्ट करता है।
तो लेकिन अगर मान लीजिए आप कई लोग ये सेंटेंस बोलते हैं अपने यहाँ पूरे हिंदुस्तान में, नॉर्थ इंडिया में, कि मैं अपने बाप की नहीं सुनता, तू तो चीज ही क्या है। सो इसका मतलब इसमें बड़ा एक गहरा डायलॉग का एक गहरा मतलब है। इसका मतलब है कि वो बहुत पावरफुल नहीं है। ही डज नॉट फॉल or anywhere in the hierarchy. If you maintain, then you know are on the steps, where you can move further. When somebody is displaced, you can get that place. So ये बहुत गहरी बात है कि लेकिन आप सीधा ही पावर चाहते हो। The power, honor of omnipotence is promised to the studious artisan. अब वो यहाँ पर ये बात कह रहा है कि एक मास्टर ऑकल्ट जो साइंस होती है, ऑकल्ट एक वर्ड लिख लीजिए, OCCULT। ऑकल्ट साइंस में ऐसा होता है जिसके पास ये ऑकल्ट साइंस है। स्टूडियस आर्टिजन का मतलब है ऑकल्ट साइंस को जानने वाला। उसको ओमनीपोटेंस का मतलब पता है ना सबको, सर्वशक्तिमान वो बन जाता है। तो एक इच्छा है यहाँ पे सर्वशक्तिमान बनने की कि मुझे सब मेरे आगे झुके, मैं सबके ऊपर पावर एक्सरसाइज करूं। ये फॉल का कारण बनता है। शायद हिटलर के फॉल का कारण बना होगा, शायद किसी नेता के फॉल का कारण बन सकता है, शायद किसी टीचर का कि मैं नहीं किसी को नमस्ते कहता, जो कहे मुझे। आपको नमस्ते कहलवाना है तो आप आगे होकर पहले हाथ जोड़ के नमस्ते कीजिए, लोग आपको अगले दिन से ऑटोमेटिकली गुड मॉर्निंग कहना स्टार्ट करेंगे। लेकिन दैट humbleness is not present here. All things that move between the quiet poles shall be at my command. वो पूरे ब्रह्मांड का राजा बनना चाहता है। वो कह रहा है कि सारे ये जो ग्रह घूमते हैं वो मेरी कमांड में रहें। Emperors and kings are but obeyed in their several provinces, nor can they raise the wind or rend the clouds, but his dominion that exceeds in this stretcheth as far as doth the mind of man. A sound magician is a mighty God. ये एग्जाम में लाइन आएगी आपको, ये एक फ्रेज बन गया है, इसको लिखिए अपनी कॉपी में। ए साउंड मैजिशियन इज अ माइटी गॉड। एक अच्छा खासा मैजिशियन एक ताकतवर गॉड के समान है। लिख लीजिए, लाइन बहुत फेमस है। वो पूछेंगे कि हु इज अ माइटी मैजिशियन, सॉरी, अ साउंड मैजिशियन इज अ माइटी गॉड। तो इससे पता चलता है कि वो चाहता है कि वो वर्ल्ड के ऊपर राज करे और उसके पास इतनी पावर हो कि वो मैजिक की पावर से एक गॉड बन जाए। Here Faustus, try thy brain to gain a deity. अब यहां अपना एफर्ट कर डॉक्टर फॉस्टस, एज आई टोल्ड यू दैट दिस इज अ काइंड ऑफ सॉलिड, कि तू यहां पे अपने एफर्ट कर और गेन अ डियटी, मतलब कोई देवी देवता आ जाए तेरे पास और तेरे काम करने लगे। एंटर वैगनर, इतने में उसका सर्वेंट आ जाता है। कमांड मी टू माई डियरेस्ट फ्रेंड्स द जर्मन वॉल्डीज एंड कॉर्नेलियस। अब ये दो आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। वॉल्डीज एंड कॉर्नेलियस के बारे में कहा गया है कि वो उस एरिया में बदनाम है। दे हैव अर्न्ड अ बैड रेपुटेशन फॉर बीइंग नेक्रोमेंसर्स, फॉर टीचिंग एंड लर्निंग एंड एक्सरसाइजिंग ब्लैक मैजिक। ये आपको प्ले में आगे समझ में आएगा। मैं सारे डायलॉग नहीं पढ़ूंगा, डर मत जाना कि ये एक एक लाइन पढ़ाएगा, हमें मार डालेगा टेक्स्ट पढ़ा करके। लेकिन शुरुआती टेक्स्ट में मैं आपको बताने वाला हूं कि कहां कहां से क्वेश्चंस आए हुए हैं, कैसे आएंगे। जैसे अभी तक जो मैंने पढ़ा है उसमें से कई जगह से क्वेश्चंस आए हुए हैं। अब ये क्वेश्चन आने वाला है, देखो पढ़िए इसको आगे। वैगनर, आई विल सर्व फॉस्टर्स, देयर कॉन्फ्रेंस विल बी अ ग्रेटर हेल्प टू मी देन ऑल माई लेबर्स, प्लॉड आई नेवर सो फास्ट। उनको बुला के लाओ, उनकी काउंसलिंग से मैं आगे बढ़ सकता हूँ, वो मुझे बहुत हेल्प करेंगे। ठीक है, अब आ गया, इतने में आता है द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस प्ले, दैट इज द गुड एंजल एंड द एंजल। अब मैं गुड एंजल और बैड एंजल को स्किप करूंगा, क्योंकि गुड एंजल उसको सलाह देता है कि भाई तू ये सब छोड़ दे, नहीं तू ये काम कर। तो गुड एंजल बैड एंजल की वो सलाह ठुकरा के फिर फॉस्टस का डायलॉग पढ़ रहा हूं आगे। He says, how am I glutted with conceit of this? Shall I make spirits fetch me what I please? वो उनकी बात नहीं सुनता है। And how am I glutted with conceit? Filled with the idea. शुभ्रा, तुम हमेशा ही क्लास में कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा डिमांड कर देती हो कि मैं अपना काम तो भूल जाता हूं, तुम्हारा आंसर देने की कोशिश करने लगता हूं। भगवान तुम्हें सद्बुद्धि दे। हाउ एम आई, तुमने जो लिखा है उसका आंसर तुम्हारे पास है। तुमको मैंने ऑलरेडी वो पीडीएफ दे रखी है जिसमें मेजर नॉवेल्स हैं। अभी प्लेज वाली समरीज किसी को भी नहीं मिली है, तो वेट करो, आई एम वर्किंग ऑन दैट। ओके, ये जो प्लेस की समरीज का जो पीडीएफ है वो मैं बहुत जल्दी देने वाला हूं, जिनका एडमिशन हो रखा है उन स्टूडेंट्स को।
ठीक है, चलिए पढ़ना है क्या आपको, ये बताइए पहले। पढ़ना है तो यस बोलो, नहीं तो मैं इसको क्लास को खत्म करूं यहां पे। Want me continue, say yes. If not, I can stop the class right now. या यस आने आपके यस अपीयर होते ही आई विल बिगिन लाइक अ सर्वेंट। डू यू वांट मी कंटिन्यू? डू यू वांट मी कंटिन्यू? Okay. How am I glutted with conceit of this? कंसीट का मतलब यहां पे बार बार देखो, कंसीट का मतलब होता है घमंड, बट यहां पे राइटर कह रहा है कि मैं इन सब आइडिया से कितना ग्लटेड मतलब स्टफ्ड, मैं कितना इस चीज से भर गया हूं। शैल आई मेक स्पिरिट्स फेच मी व्हाट आई प्लीज? क्या मैं कुछ ऐसा कर सकता हूं कि जो भी स्पिरिट को कहूं, रिजॉल्व मी ऑफ ऑल एम्बिग्यूटीज। एम्बिग्यूटीज मतलब मेरे अंदर जो दो बातें दिमाग में आ रही हैं उससे खत्म करो, आप रिजॉल्व कर दो, रिमूव ऑल दिस, परफॉर्म व्हाट डेस्परेट एंटरप्राइजेज आई विल। को चाहिए, डेस्परेट हूं जिसके लिए मैं, एंटरप्राइज मतलब काम। आई विल हैव देम फ्लाई टू इंडिया फॉर गोल्ड। देखा इंडिया का नाम आ रहा है 16th सेंचुरी में। कह रहा है कि मैं उन स्पिरिट्स को जिनको मैं कॉन्जर करूंगा, कॉन्जर करना बोलते हैं उनको, कि आई विल कॉन्जर स्पिरिट्स एंड दोज स्पिरिट्स विल फ्लाई टू इंडिया फॉर गोल्ड, ransack the ocean for orient pearl। ओरिएंट का मतलब यहां पे क्या है? ओरिएंटल कंट्रीज विच वर फेमस फॉर ऑल दीज जेम्स एंड ज्वेलरीज एंड ऑल। तो कह रहा है कि रैंसैक का मतलब होता है मैं बहुत ज्यादा तबाह कर दूंगा ओशन को। अब यहां पे मैंने अपनी बुक में एक पॉइंट लिखा हुआ है, दैट इज इकोपोइटिक्स और से इको क्रिटिसिज्म। अब देखिए आप, जैसे जैसे हम लोगों ने रेनेसां के बाद हमने देखा है वो जो एक्सप्लॉइटेशन हम नेचर का करने लगे हैं बेनिफिट के लिए, जो मैंने पहले लेक्चर दिया था इन द वेरी बिगिनिंग ऑफ दिस क्लास, आपने नोटिस किया होगा कि हमें कोई मतलब नहीं है, हमें तेल चाहिए, हम बड़े बड़े कुएं खोद देंगे, हम बड़े किसी भी बड़े पहाड़ का सत्यानाश मार देंगे, हम कहीं से कुछ भी करने को तैयार है, बस हमें अपने सुविधाओं के लिए। ये जो लग्जूरियस लाइफ है ना, ये लग्जूरियस लाइफ कैन बी हैड ऑन द कॉस्ट ऑफ एक्सप्लॉइटेशन ऑफ नेचर। तो वो कह रहे हैं एंड सर्च ऑल कॉर्नर्स ऑफ द न्यू फाउंड वर्ल्ड। मैं सारे न्यू फाउंड वर्ल्ड यहां पर अमेरिका के लिए कहा गया है, या और भी वो कंट्रीज जिनको उन्होंने अभी अभी खोजा था। पता है ना आपको, कॉलोनियलिज्म स्टार्ट हो गया था रेनेसां में। फॉर प्लेजेंट फ्रूट्स एंड प्रिंसली डेलिकेट्स आई विल हैव देम रीड मी स्ट्रेंज फिलॉसफी। मैं ऐसे नौकर रख लूंगा, ऐसी मतलब सर्वेंट्स यानी कि आत्माएं जो मुझे फिलॉसफी पढ़ पढ़ के सुनाएंगी। देखिए आजकल हमारे पास में इतने सारी तरह तरह की चीजें हैं, हम चाहते हैं कि हम आगे होके रीड नहीं करें, वी शुड नॉट डू हार्ड वर्क, कोई हमारे लिए कर दे। तो वो ये जो फीलिंग है ना कि मेरा नौकर मुझे पढ़ के सुनाए, हाँ भाई नौकर हो जा शुरू, पढ़ के सुना, तो आपने बटन दबाया। जो मशीनरी है, ये जो रोबोज है, ये क्या है? ये आपकी उस स्पिरिट का एक नतीजा है। और ये गलत क्यों है इसको मैं समझा सकता हूं, आप भी आने वाले समय में अपने स्टूडेंट्स को समझाएं। अगर आप इफ यू डोंट रीड अ टेक्स्ट ओरिजिनली then you cannot explain to it. If you listen to it, then again it does not solve any purpose. जब तक वर्ड आपकी आंखों से नहीं गुजरता तब तक उसके अंदर का एग्जैक्ट सेंस आपको समझ में नहीं आता। तो कहता है कि मैं स्ट्रेंज फिलॉसफी सीखूंगा एंड टेल द सीक्रेट्स ऑफ ऑल फॉरेन किंग्स, आई विल हैव देम वॉल ऑल जर्मनी विद ब्रास। मैं जर्मनी के चारों तरफ ब्रास की दीवार करवा दूंगा। एंड मेक स्विफ्ट राइन सर्कल फेयर विटनबर्ग। फिर से विटनबर्ग का रेफरेंस आया इसके अंदर। हालांकि वो जो विटनबर्ग है वो तो एल्बे रिवर के पास में बहता है, मतलब उसके पास में एल्बे रिवर बहती है, लेकिन राइटर ने शायद गलती से कह दिया है राइन जो नदी है, मेक स्विफ्ट राइन, राइन मतलब फेयर विटनबर्ग, चारों तरफ नदी बहा दूंगा विटनबर्ग के। आई विल हैव देम फिल द पब्लिक स्कूल्स विद सिल्क। पब्लिक स्कूल का मतलब यहाँ पे यूनिवर्सिटीज हैं। सिल्क पहना दूंगा कि हम अच्छे कपड़े पहने। वेयर विद द स्टूडेंट शेल बी ब्रेवली क्लैड। ब्रेवली का मतलब यहाँ पे बहादुरी नहीं है, द ब्रेव न्यू वर्ल्ड जो शेक्सपियर का फ्रेज आता है द टेम्पेस्ट में, तो ब्रेव का मतलब कंप्लीट।
तो कंप्लीटली क्लैड का मतलब होता है स्प्लेंडिडली, बहुत ज्यादा स्प्लेंडेड है यहाँ पे एग्जैक्ट मीनिंग लिख लीजिए। स्प्लेंडेड मतलब समथिंग क्वाइट वेरीगेटेड एंड लग्जूरियस। ओके, क्लैड मतलब कपड़े पहनना। तो कह रहा है कि सारे स्टूडेंट्स बहुत स्प्लेंडेड कपड़े पहने। इसका मतलब है कि स्टूडेंट्स अच्छे कपड़े नहीं पहनते होंगे। इसका कारण है कि स्टूडेंट अगर वो अपनी पढ़ाई पे इन्वेस्ट करता होगा तो वो उस वक्त वहाँ पे, और अभी भी स्कूलों में बहुत अच्छे कपड़े पहन के आने के लिए मना किया जाता है, एक यूनिफॉर्म और एक कोड होता है। आई विल लेवी सोल्जर्स विद द कॉइन दे ब्रिंग। मैं वो जो सोल्जर्स लूट के माल लाते हैं उसे कलेक्ट करूंगा। एंड चेज द प्रिंस ऑफ पार्मा फ्रॉम आवर लैंड, और हमारी लैंड पे जो जो राजा राज करता है, प्रिंस ऑफ पार्मा, उसको भगा दूंगा, मैं राजा बन जाऊंगा। एंड सोल किंग ऑफ ऑल आवर प्रोविंस, मैं सभी प्रोविंसेस का राजा बन जाऊंगा अपने। ये स्ट्रेंज एंजिन्स फॉर द ब्रंट ऑफ वॉर। एंजिन्स का मतलब होता है यहाँ पे, एंजिन डज नॉट मीन रियल इंजन ऑफ अ ट्रेन एंड ऑल। एंजिन मतलब जितने भी टूल्स मैं यूज करूंगा, तो ब्रंट ऑफ वॉर। देन वॉज द फायरी कील एट एंटवर्प ब्रिज। आई विल मेक, ये एक रेफरेंस आ रहा है एंटवर्प में कि एक जल गया था जब एंटवर्प पे उसको थोड़ा सा रोक दिया गया था कि भाई इस समुद्र को क्रॉस करेंगे। तो दैट इज अ हिस्टोरिकल रेफरेंस, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर अस। आई विल मेक माई सर्वाइल स्पिरिट्स टू इन्वेंट। मैं अपनी जो सर्वाइल स्पिरिट्स का मतलब है वो जो मेरी गुलाम आत्माएं होंगी उनको मैं भेज दूंगा। कम जर्मन वॉल्डीज एंड कॉर्नेलिस, आ जाओ मेरे दोस्तों। जो बुलावा भेजा था उसने अपने दो दोस्तों को, वॉल्डीज एंड कॉर्नेलिस। कहता है मेक मी ब्लेस्ड विद योर सेज कॉन्फ्रेंसेस। आओ, सेज का मतलब है यहाँ पे वाइज। आओ मुझे अपनी वाइज कॉन्फ्रेंस, यानी मुझे सलाह दो मैं क्या करूं। वो दोनों आते हैं, पढ़ रहे हो ना आप लोग मेरे साथ साथ, पढ़िए। वॉल्डेज स्वीट वॉल्डेज एंड कॉर्नी, know that your words have won me at the last to practice magic and concealed art. Yet not your words only, but mine own fantasy that will receive no object for my head. But ruminate, ruminate का मतलब होता है मनन करना, सोचना। Ruminate on necromantic skill, तुम्हारी जो नॉलेज है वो मुझे दो, ताकि तुम्हारी जो नॉलेज है उससे और मेरी फैंटेसी से मिल करके हम वो सब चीजें हासिल करेंगे। फिलॉसफी इज ओडियस एंड ऑब्सक्योर। फिलॉसफी तो मुझे बुरी लगती है, ओडियस मतलब बुरी, एंड ऑब्सक्योर टफ लगती है। यहाँ पे टफ इन नॉट इन द सेंस दैट ही कैन नॉट स्टडी फिलॉसफी, मतलब समथिंग विच इज नॉट क्लियर। बोथ लॉ एंड फिजिक आर फॉर पेटी विट्स, पेटी विट्स, तुच्छ है ये चीजें मुझे नहीं सीखनी है। कौन? लॉ, फिजिक्स, जिन सब के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। डिविनिटी इज बेसिस्ट ऑफ द थ्री। अब ये लाइन फेमस है जिसके लिए हम कहते हैं कि ही वॉज एन एथिस्ट, कि वो कहता है ना कि डिविनिटी जो है वो सबसे ज्यादा बेस है। मैं आपको एक बात बताऊं, क्योंकि तुम स्टूडेंट्स हो सकता है कुछ टीचर्स भी मुझे देख रहे हो, मैं उनको प्रणाम करता हूं। देखो कई बार क्या होता है, बिना सोचे समझे भी हम बहुत सारी चीजों को बुरा कहने लग जाते हैं। जैसे शैली है, आपको क्या लगता है सारे धर्म बेकार हैं? बताइए मुझे, धर्म बेकार होता है क्या? बिल्कुल नहीं। इफ यू डोंट स्टडी देम इन द डेप्थ, यू वोंट बी एबल टू अंडरस्टैंड द व्हाट इज रिटन इन देम। जैसे अगर हम व्रत करते हैं या हम एकादशी का उपवास करते हैं, तो आपको लगता है कि ये सब चीजें बेकार हैं, लेकिन नहीं। मैंने अभी इस लॉकडाउन के अंदर एक किया है, जो क्योंकि आ रहा हूं, तो मैं काफी ज्यादा आई यूज टू लॉन्ग पीरियड आई यूज टू टेल द बीट्स ऑफ माई रोजरी। बीट्स ऑफ माई रोजरी समझते हो ना, माला फेरना। एंड यूज टू हैव मेडिटेशन एंड samadhi and all. I used to put my concentration here. And recently I realized something 3 days back when I was about to come from Delhi, that I had something on this my Agya chakra, and I saw a blue light here when I was in samadhi. Not samadhi exactly, but when I closed my eyes and I went into the deep meditation, I realized something. So because I did efforts for last 2 months continuously, and then it is something proved for me now, that not only chakra theory, which I keep talking about all the time in my lectures, or say we keep hearing about all these things, they are really materialized by people and they have some facts, लेकिन आपने कुछ किया ही नहीं।
आपने कुरान पढ़ी नहीं है, आपने तुरंत उसके बारे में बकबक करना शुरू कर दिया कि उसमें ये लिखा है, उसमें ये लिखा है। आई हैव कुरान विद मी, मैंने देखा है उसमें कहीं कुछ गलत नहीं लिखा हुआ। यू विल बी सरप्राइज्ड। मैं बाइबल को पढ़े बिना, यू कैनॉट एंटर इनटू द वर्ल्ड ऑफ पीएचडी एंड इंग्लिश लिटरेचर। आप चौथे मैं तो कहूँ एलिजाबेथन एज ही नहीं पढ़ सकते आप डिटेल में कोई भी टेक्स्ट, अगर आपको बाइबल की नॉलेज नहीं है तो एंड यू विल फाइंड दैट मेटाफिजिकल पोइट्स में जितने भी रिलीजियस, जैसे जॉर्ज हर्बर्ट की पोएम्स अगर आपको पढ़नी है, एक प्रेयर पोएम आपको मैं पढ़ाऊंगा, तो यू विल बी सरप्राइज्ड व्हाट मेटाफर्स ही हैज यूज्ड फॉर द वर्ड प्रेयर। तो मैं ये कहना चाहता हूं, जब मटीरियलिस्टिक हो जाते हैं ना हम लोग, जैसे अभी हम पर्पस क्या हो गया है, बस नौकरी लगो, कमाओ, अपने छोटे से घर को दुनिया भर की चीजों से ठूस लो, एंड दैट हैज बिकम द एम ऑफ आवर लाइफ। वो एम जो पता नहीं कुछ हो सकता है बहुत बड़ा, वी हैव नेवर पेड अटेंशन टू दैट। सो दिस प्ले समवेयर, एक बाहरी तौर पे समवेयर इट सीम्स टू अस दैट ही वाज एन एथिस्ट, बट हमेशा याद रखिएगा एथिस्ट सबसे बड़ा थीस्ट होता है, क्योंकि वो बाहरी तौर पे मना कर रहा है कि गॉड नहीं है, बट समवेयर ही मस्ट हैव रियलाइज्ड इनसाइड। तो मैं आपको ये बात क्यों समझा रहा हूं, क्योंकि मुझे दौरा पड़ गया है ना, ऐसा तो है नहीं मैं इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि जब कभी भी हम आजकल जो लेफ्ट विंग के राइटर्स हैं उनको सुनते हैं, समझते हैं, एंड वी कीप बैड माउथिंग रिलीजन आउट ऑफ एनी नॉलेज, हम किसी भी चीज के बारे में कुछ भी बोलने लग जाते हैं, हम हिस्ट्री के बारे में नेगेटिव बोलने लग जाते हैं। जब तक पढ़ो नहीं, जब तक रियलाइज नहीं करो, तब तक बेटर है चुप रहो, सुनते जरूर रहो लोगों को, लोग क्या कह रहे हैं। तो यहां पे वो जो डिविनिटी को बेसिस्ट कह रहा है ना, क्योंकि वो डिविनिटी के पास गया ही नहीं, और इस प्ले का एंड वही है कि वो अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ हिज लाइफ ही विल रियलाइज दैट व्हाट इज डिविनिटी। जैसे हेनरी VIII था, spread Protestantism in England, and overnight he burnt the churches and the popes, Catholic popes. उसने अपने डेथ बेड पे बाकायदा कैथोलिक की तरह कन्फेशन किया था, क्योंकि उसको मालूम था कि रिलीजन क्या है। तो पावर के लिए भले हम कुछ कह सकते हैं, भले मुझे 50,000 स्टूडेंट मिल जाएंगे ऑल ओवर इंडिया, अगर मैं एक पर्टिकुलर रिलीजन को बैड माउथ कर दूं तो मुझे बहुत सारा काम मिल जाएगा। बट व्हाई शुड आई डू दैट जस्ट फॉर द सेक ऑफ मनी, just to become famous overnight? No way. It means I have not realized humanity, I have not realized this religion का बड़ा गहरा मतलब है। हिंदी में तो धार्यते इति स धर्मा, आध्यात्म का मतलब अधि आत्मा अस्ति, मैं आत्मा हूं, दैट यू रियलाइज दैट यू आर अ सोल, नॉट द आउटवर्ड बॉडी ओनली। तो ये चीज इस पूरे प्ले के अंदर आएगी, आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा। 2-4 दिन लगातार हम लोग इसको पढ़ेंगे, बीच में स्किप करते रहेंगे अनइम्पॉर्टेंट डायलॉग्स को। तो ये आदमी का पैराडॉक्स देखिए पूरे प्ले में, अभी कह रहे हैं डिविनिटी इज बेसिस्ट ऑफ द थ्री, कि लॉ में और बाकी की जो भी वो बात कर रहा है, लॉ और ये मेडिसिन और इन सब में रिलीजन की स्टडी सबसे बेकार है, अनप्लेजेंट है, हार्श है, कंटेम्प्टेबल है, एंड वाइल है, नफरत करने योग्य है, बुरी है। टिस मैजिक दैट हैथ रेविश्ड मी। अब ये स्टेज के ऊपर देखिए, ये मेटाफिजिकल ये ब्लैंक वर्स की लाइन बोलता होगा कि टिस मैजिक हालांकि ये आयम्बिक नहीं है, मैजिक दैट हैथ रेविश्ड मी, मैजिक ने मुझे रेविश कर दिया है, मुझे बर्बाद कर दिया है। बर्बाद करने का मतलब समझ रहे हो ना, जैसे किसी लड़की को कोई लड़का बोले हाय तूने मुझे बर्बाद कर दिया, इसका मतलब ही इज इन लव। तो वो वही वाली लाइन बोल रहे हैं यहाँ पे कि इन्होंने मुझे मैजिक ने मुझे लूट लिया है, हमें तो लूट लिया मिलके हुस्न वालों ने, वो जो गाना हम सुनते हैं। तो छोटे होते थे हम तो ऐसे सोचते थे कि लूट लिया तो फिर तू गाना ही क्यों गा रहा है, लेकिन लूटने का मतलब यहाँ पे है दैट ही इज टू मच अट्रैक्टेड टुवर्ड्स दैट। ओके, देन जेंटल फ्रेंड्स एड मी इन दिस अटेम्प्ट, जेंटल फ्रेंड्स एड मी इन दिस अटेम्प्ट। आओ मेरे दोस्तों, कौन? वाल्डेज एंड कॉर्नेलियस, मेरी हेल्प करो। एंड आई दैट हैव विद कंसाइज सिलोजिज्म, लिखिए सिलोजिज्म सबको मालूम होना चाहिए। सिलोजिज्म क्या होता है? लॉजिक जो स्टेटमेंट्स होती हैं उनको सिलोजिज्म बोलते हैं। ग्रेवल्ड का मतलब होता है कंफाउंडेड, कहता है कि मैं लॉजिक की इन स्टेटमेंट्स में उलझा रहा हूं। द पास्टर्स ऑफ द जर्मन चर्च, पास्टर्स का मतलब प्रीस्ट, कहता है कि ये जो रिलीजन है वो बुद्धू बनाते हैं रिलीजन के, जो पास्टर्स होते हैं, प्रीस्ट्स होते हैं। विटनबर्ग, स्वैम टू माई प्रॉब्लम्स एज द इन्फर्नल स्पिरिट्स,
और वो स्वयं का मतलब मधुमक्खियों के झुंड की तरह मेरे पास आ जाते हैं, मेरी प्रॉब्लम्स को बढ़ा देते हैं, जैसे मधुमक्खियों के झुंड जैसे आ गए थे किसके पास, माई प्रॉब्लम्स एज द इन्फर्नल स्पिरिट। इन्फर्नल स्पिरिट का मतलब होता है भूतों की तरह, इन्फर्नल मतलब हेल, हेल के स्पिरिट्स की तरह ऑन स्वीट म्यूसियस व्हेन ही केम टू हेल। रेफरेंस आ रहा है म्यूसियस नाम जो कि ऑर्फियस का बेटा था, यहाँ पे राइटर ने गलत लिखा है, क्योंकि एक्चुअल में तो आपको मालूम होगा ना ऑर्फियस की घटना, तो कहते हैं कि तू अपना म्यूजिक बजाता हुआ हेल में जा और पीछे मुड़ के मत देखना, तो तेरे पीछे पीछे तेरी वाइफ चली आएगी। लेकिन वो पीछे मुड़ के देखता है और फिर वो वाइफ उसकी मर जाती है। तो वो जो हेल में जाता है तो उसको और तरह तरह की आत्माएं उसको तंग करने वहां आ जाती है। तो वो राइटर ने ऑर्फियस के बेटे का रेफरेंस लिख दिया बजाय के ऑर्फियस के लिखने के। तो कह रहा है कि ऑन स्वीट म्यूसियस व्हेन ही केम टू हेल। हाँ अच्छा, जस्ट अ मिनट बच्चों, लगता है क्लास खत्म करनी पड़ेगी। ऑन स्वीट म्यूसियस व्हेन ही केम टू हेल विल बी एज कनिंग एज एग्रिप्पा वाज। लिखो, एक मैजिशियन का नाम है, whose shadows made all Europe honor him। जो शैडोज के थ्रू, एग्रिपा का रेफरेंस इसलिए क्यों आ रहा है क्योंकि उनकी एक बहुत इंपॉर्टेंट किताब है जर्मनी में, द वैनिटी एंड अनसर्टनिटी ऑफ आर्ट्स एंड साइंसेस। लिखिए, द वैनिटी एंड अनसर्टनिटीज ऑफ आर्ट्स एंड साइंसेस। ये 1530 में बुक लिखी थी एग्रिपा ने, जिसमें सब रेफरेंसेस आते थे कि आत्माओं को कैसे बुलाएं। सो ही इज गिविंग द रेफरेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर बुक बिकॉज समवेयर इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स नेक्रोमेंसी एंड ऑल। ठीक है, तो वॉल्डेज जो बोलता है, अब ये मैं आगे नहीं पढ़ा सकता बिकॉज देयर इज सम इंपॉर्टेंट वर्क इन द सेम रूम राइट नाउ। थैंक यू वेरी मच। विल कंटिन्यू द क्लास tomorrow by the same time. Thank you.